हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेश, जनरल सर्जन, नेशनल लेवल नीट यूजी एंड नीट नीट पीजी फैकल्टी। सो आज हम लोग फटाफट पूरा बॉटनी खत्म करेंगे इस पूरे लेक्चर में। पता नहीं कितने घंटे का होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक 100 पेज की नोटबुक लेनी है, एक पेन लेनी है और उसमें डायरेक्ट सीधा लिखना स्टार्ट करना है। पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग इन चैप्टर्स में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये फोर्थ बुक एज वेल एज जीटीवीएस सीरीज का कंटिन्यूएशन है। इस कंटेंट को डेवलप करने में बहुत टाइम लगा है, बहुत सोच समझ के इस कंटेंट को डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये जीटीवीएस एज वेल एज वर्क्स एज एन फोर्थ बुक। तो अभी आपको क्या करना है, 100 पेज की नोटबुक लेनी है, उसका फर्स्ट पेज खोलना है। फर्स्ट पेज मतलब 3-4 पेज छोड़ने के बाद एक फर्स्ट पेज खोलना है, हेडिंग डालनी है लिविंग वर्ल्ड और स्टार्ट करना है सीधा लिखना। ठीक है, चैप्टर के बाद में बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर रहेगा हमारा आगे का पूरा सीरीज का। ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उतना चीजें पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड में वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ने वाले हम लोग? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो, टेक्सोनोमिकल हायरार्की होती है। हम टोटल इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है? पहला है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, हु गेव द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद में आएगा टेक्सोनोमिकल हायरार्की एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, द ओनली वर्ड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, द मस्कीडे वर्ड। ठीक है, एंड द टेक्सोनोमिकल हायरार्की एंड द मस्कीडे वर्ड। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय Carolus Linnaeus। इट वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस। ठीक है, कार्लस लीनियस जो है उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। अब क्या हो गया था कि टेक्सोनोमिकल हायरार्की जब डिस्कवरी चल रही थी तो उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी मिलेगा तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा उसका। उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग ने बोला टेक्सोनोमिकल हायरार्की। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता था कि उसके अंदर 7 निमोनिक याद कर लो, सौरभ गांगुली फादर ऑर्डर चना दाल कबाब। ठीक है, तो 7 टेक्सॉन्स हो गए और 7 कैटेगरीज हो गए। और हायरार्की में टोटल 7 कैटेगरीज है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, कैसे भी पकड़ लो। ठीक है, तो टोटल 7 कैटेगरीज थी। कितनी थी? 7। अब 7 की 7 से किसी भी ऑर्गेनिज्म को बुलाना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना? कि आप 7 नाम लेके उसको बुला रहे हो कि सपोज डॉग है तो डॉग का किंगडम से लेके स्पीसीज तक इतना बड़ा नाम लोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कैरलेस लिनियस ने क्या बोला कि अपन उस 7 में से अपन सिर्फ 2 ही कैटेगरी को यूज करेंगे। ठीक है, 7 में से 7 कैटेगरीज में से हम लोग सिर्फ 2 ही कैटेगरी को यूज करके उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग आवाज देंगे, बुलाएंगे। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो 60 कैटेगरी में से 2 कैटेगरी कौन कौन सी थी? जो पहली कैटेगरी थी वो थी जीनस और जो सेकंड कैटेगरी थी वो थी स्पीसीज। वो थी स्पीसीज। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय कैरलस लिनियस। तो उसने क्या बोला, एक पहला एक नाम आएगा गोले में, दूसरे गोले में नाम आएगा, और जो तीसरा गोला होगा ना, तीसरा गोला इट इज ऑप्शनल। तीसरा गोला इज ऑप्शनल। तीसरा गोला क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम पहले इन दोनों गोले के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में और इसके बारे में। ठीक है, तो बाइनोमियल nomenclature, rules of nomenclature, what are the rules of nomenclature? हाँ, अब देखो, ये हमारे लिए कन्वीनियंट सिस्टम हो गया है ना? ये कन्वीनियंट है ना, क्योंकि 7 कैटेगरीज के पूरे आप नाम लोगे तो कितना टाइम लगेगा आपको? बहुत टाइम लगेगा। बट 2 कैटेगरीज आर कन्वीनियंट, सो इट इज एन कन्वीनियंट नेमिंग सिस्टम। तो रूल्स में फर्स्ट रूल क्या है? बताओ बताओ, अगर आपको याद है तो खुद से लिखो फटाफट, मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। चारों रूल्स अगर आपको याद है तो फटाफट लिखो, पॉज करो वीडियो को, चारों रूल्स लिखो और बाद में जब मैं बता रहा हूँ तो कंपेयर करो कि क्या सेम थे वो या अलग अलग थे। ठीक है, देखो ये मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो मेरे से। इट्स एन रिविजन या फिर फास्ट रिविजन भी नहीं बोल सकते, बट इट्स एन क्या बोलते, हिटिंग द आयरन रॉड जैसा क्लासेस है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको खुद को ही लिखना पड़ेगा पूरा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको लिखना है, पॉज करके फिर क्रॉस चेक करना है कि सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो इससे आपका रिकॉल भी हो जाएगा, आपको याद भी ज्यादा रहेगा और आपका क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि आपको कहाँ गलती कर रहे हो, क्या क्या रॉन्ग है आपका, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, मतलब रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या था, दो डब्बे बनाए थे हमने, ठीक है। तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर में क्या है कि जो पहला डब्बा होगा और जो दूसरा डब्बा होगा, पहला डब्बा होगा उसके अंदर हम लोग लिखेंगे जीनस, क्या लिखेंगे हम लोग, जीनस, और दूसरे डब्बे में हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीसीज, दूसरे डब्बे में हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीसीज। बट जीनस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, जेनेरिक नेम, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, जीनस को जेनेरिक नेम, और स्पीसीज को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, समझ गया, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट रूल समझ गया सबको। सेकंड रूल क्या है बताओ, लिख दिया ना आपने, तो सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है, फर्स्ट रूल से ही सेकंड रूल आएगा, जो जीनस है उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बाकी पूरा का पूरा स्मॉल होगा, ठीक है। ये रूल्स हो गए, ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, जीनस जो है उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी पूरा स्मॉल होगा, और स्पीसीज में क्या हो जाएगा, ऑल स्मॉल, ठीक है। स्पीसीज में क्या हो जाएगा, ऑल स्मॉल, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी ऑल स्मॉल। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम ये दोनों जो वर्ड है, दोनों गोले के जो वर्ड है, इसको हम लोग अगर सिंगल वर्ड की तरह कंसीडर करें, अगर इसको हम लोग सिंगल वर्ड की तरह कंसीडर करें, तो याद करो बचपन में हम पढ़ते थे, नाउन में क्या होता था कि जब फर्स्ट लेटर होता था वो कैपिटल होता था, तो इसको अगर हम सिंगल लेटर की तरह, सिंगल वर्ड की तरह कंसीडर करें, तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल होगा, ठीक है। याद करो बचपन में हम पढ़ते थे, नाउन, नाउन में फर्स्ट लेटर इज रिटन कैपिटल व्हाइल ऑल अदर आर स्मॉल, ठीक है। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल क्या है कि कोई भी जो लैटिन लैंग्वेज थी, इट्स एन एंशिएंट लैंग्वेज, ठीक है, इट्स नॉट रिटन लैंग्वेज, इट्स एन क्या बोलते हैं अपना, इट्स एन डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेड है, कोई भी बोलता नहीं है लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। तो इट्स एन सो एंशिएंट कि उसके अंदर हर ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसका जिक्र, उसका मेंशन अपना लैटिन लैंग्वेज में हो ही रखा है, लैटिन में, ठीक है। तो इसलिए कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं पे भी मिलेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसका नेम को लैटिनाइज करेंगे, ठीक है। तो नेम इज लैटिनाइज्ड, मतलब जैसे सपोज अगर इंडिया में मैंगो मिला है, ठीक है, इंडिया में मैंगो मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, लैटिन की डिक्शनरी खोलेंगे और उसमें मैंगो देखेंगे कि मैंगो को वो लोग क्या बुलाते हैं, तो वो लोग मैंगो को बुलाते हैं मैंजीफेरा इंडिका, वो लोग क्या बुलाते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। सो नेम इज लैटिनाइज्ड, है ना, हम लोग सबसे पहले उसको लैटिन में कन्वर्ट करेंगे, तो नेम इज लैटिनाइज्ड। बट लैटिन क्या है, इट्स एन क्या बोलते हैं अपना, सिर्फ रिटर्न है, इसको कोई भी यूज नहीं करता है, कोई भी नॉर्मल वहां पे पब्लिक यूज नहीं करती, इटली में वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, इटलिक्स, इटलिक्स। जैसे हमारे यहाँ पे संस्कृत में बहुत सारे वर्ड्स है बट बहुत कम लोग यूज करते हैं, हम मैक्सिमम क्या यूज करते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। तो बोलने के लिए तो हमारे पास संस्कृत पूरा का पूरा एंशिएंट लैंग्वेज है, बट हम लिखते हैं तो किसमें लिखते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, सेम वैसे ही एवरी नेम इज लैटिनाइज्ड, क्योंकि इटली का वो एंशिएंट लैंग्वेज है, बट जब हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इटलिक्स में, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर आपने कहीं पे भी जेनेरिक नेम लिखा हुआ है, मतलब ये ऐसे दो, जैसे मैंजीफेरा इंडिका कहीं पे भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, द नेम हैज बीन लैटिनाइज्ड, नेम हैज बीन लैटिनाइज्ड और लैटिन ओरिजिन, इट्स एन लैटिन ओरिजिन, ठीक है। सो मैंने एक गलती किया, एक पॉइंट मिस किया यहाँ पे, बताओ कौन सा पॉइंट मिस किया है, जानबूझ के मिस किया है मैंने, बताओ। इफ रिटर्न इन इटलिक्स, रिटर्न नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, प्रिंटेड, प्रिंटेड इन इटलिक्स एंड अंडरलाइंड, क्या, इफ हैंड रिटन, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट दोबारा लिख रहा हूं मैं, फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी वर्ड ऐसे लिखा हुआ है, मैंजीफेरा इंडिका सपोज, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल पूरे नाम का और अंडरलाइंड,
या फिर इटैलिक्स में प्रिंटेड है। सपोज ऐसे कुछ तो भी इटैलिक्स में प्रिंटेड है, मेरे से भी हो नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, या तो ये हैंड रिटन है या फिर इटैलिक्स में है। तो इन दोनों का मतलब क्या है? द नेम हैज बीन लैटिनाइज्ड, नेम हैज बीन लैटिनाइज्ड, ठीक है, और इंडिकेट लैटिन ओरिजिन। चलो फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, छोटे से एक ही पेज में, एक ही पेज भी नहीं बोल सकते, बट एक ही पैरा में पूरा का पूरा हो जाएगा। निमोनिक याद रखना है आपको। सबसे पहले क्या निमोनिक है याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। सौरभ गांगुली फादर ऑर्डर चना दाल कबाब, ठीक है, क्या निमोनिक हो गया? सौरभ गांगुली फादर ऑर्डर चना दाल कबाब। अब किंगडम में कोई भी दो ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचो जो सेम किंगडम में होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमेलिया, एनिमेलिया में कौन से दो एनिमल ऑर्गेनिजम्स होंगे? जैसे कि सपोज सोचो, आपके मन में कोई भी दो सोचे, मैं कोई भी दो सोचता हूँ, ठीक है, आपने दोनों सोच लिए, मैंने भी दोनों सोच लिए। अब बताओ उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है क्या? उन दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटीज है क्या? जैसे मैंने सोचा ह्यूमन बींग और एलिफेंट। अब ह्यूमन बींग और एलिफेंट में कितनी सिमिलैरिटीज है? बहुत कम सिमिलैरिटीज है, डिसिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली अगर ह्यूमंस और फिश लेंगे तो ह्यूमंस और फिश में भी सिमिलैरिटीज है कि डिसिमिलैरिटीज है? डिसिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग और मंकी, या फिर ह्यूमन बींग और चिंपांजीज, या फिर कैट एंड लेपर्ड। तो उनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा है कि डिसिमिलैरिटीज ज्यादा है? सिमिलैरिटीज ज्यादा है ना। तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, मतलब कि जीनस उन दोनों का सेम हो जाएगा। अगर चार ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिलेटेड है, चार ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिलेटेड, उनका एक जीनस होगा। चार जीनस जो क्लोजली रिलेटेड होंगे उनकी एक फैमिली होगी। चार फैमिली जो क्लोजली रिलेटेड होगी उनका एक ऑर्डर होगा। चार ऑर्डर जो क्लोजली रिलेटेड होगा उनका एक क्लास होगा। चार क्लास जो क्लोजली रिलेटेड होगा उनका एक डिवीजन होगा। चार डिवीजन जो क्लोजली रिलेटेड होंगे उनका एक किंगडम होगा। समझ गए कैसे बनता है? तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में क्या होगा? सिमिलैरिटीज। और किंगडम में क्या होगा? डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, यहाँ पे देखो फुल फॉर्म में लिखना नहीं है आपको। ये जो लिखा है ना मैंने, ये बॉक्स में जो डाला है ना मैंने निमोनिक, इसको फुल फॉर्म लिखना नहीं है। फुल फॉर्म लिखोगे तो पूरा कचरा हो जाएगा, ठीक है। इसके आपके इनिशियल से ही आपको एग्जाम में भी आपको इनिशियल से ही आंसर मिल जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। क्या है? सौरभ गांगुली फादर ऑर्डर चना दाल कबाब। एस से स्पीसीज, जी से जीनस, एफ से फैमिली, ओ से ऑर्डर, सी से क्लास, डी से डिवीजन, के से किंगडम। अब बोलोगे सर फाइलम कहाँ गया? फाइलम कहाँ गया? है ना। तो देखो फाइलम के लिए क्या हो गया है? फाइलम के लिए डी लुक्स लाइक पी, डी लुक्स लाइक पी, ठीक है। तो डिवीजन के बदले फाइलम आएगा। अब एक एनिमिलियम आएगा, एक प्लांटम आएगा। कौन सा एनिमिलियम आएगा, कौन सा प्लांटम आएगा? बताओ कैसे याद रखोगे? चना दाल कबाब और चना पनीर कबाब, ठीक है। चना दाल कबाब, चना पनीर कबाब, चना दाल कबाब, चना पनीर कबाब। अब बताओ दाल किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है, तो ये प्लांट है। और पनीर किससे मिलता है? दूध से मिलता है। दूध कौन देती है? गाय देती है, गाय एनिमिलिया। तो ठीक है, क्लियर। चना पनीर कबाब और चना दाल कबाब, डी और पी सिमिलर दिखते हैं इसलिए। उसके बाद में मेरे को बताओ, जो फैमिली होती है, फैमिलीज जो होती है वो हमेशा दिन भर साथ में रहनी चाहिए, है ना। तभी तो बॉन्ड इंक्रीज होगा, तभी तो उनके बीच में बॉन्ड बढ़ेगा। तो फैमिलीज जो होती है वो हमेशा साथ में रहती है। तो ये एंड्स विद डे, पूरे दिन भर साथ में रहती है ना, दे लिव टुगेदर थ्रू आउट द डे। तो फैमिली एंड्स विद डे। तो कोई भी वर्ड अगर डी ए ई पे खत्म हो रहा है तो इट बिलोंग्स टू फैमिली, इट बिलोंग्स टू फैमिली। अगर क्वेश्चन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर पर्टिकुलर एग्जाम ऑर्गेनिज्म, सो एंड सो ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू दिस ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू विच फैमिली। और ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर डी ए ई पे खत्म हो रहा है या फिर ए ई पे खत्म हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शन ए ई पे खत्म नहीं हो रहे। तो आपको कुछ और याद रखने की जरूरत है? कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। फैमिली पूछा है, ए ई पे खत्म हो रहा है या डी ए ई पे खत्म हो रहा है, आंसर वही है, ठीक है। अगर कुछ और ऑप्शंस भी कुछ देके रखे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अगर जिसमें डीए ही नहीं है वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर जहाँ पे डीए ही दिया है वो तो डायरेक्ट आंसर है। अगर दो ऑप्शन में है तो आपको फिर सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है।
इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको हमेशा याद रखना है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है फैमिली में, वो आता है मस्कीडे। वो है मस्कीडे। अब मेरे को बताओ, मच्छर काटने से एड्स होता है क्या? मस्कीडे मच्छर, मस्कीडे इज सिमिलर टू मच्छर। अब मेरे को बताओ, मच्छर काटने से एड होता है क्या? एड्स होता है क्या? नहीं होता है ना, बट यहाँ होता है। यहाँ होता है मतलब निमोनिक में होता है, ठीक है, एक्चुअली में नहीं होता बट निमोनिक में होता है। एड लिख दो, उल्टा लिखना है लेकिन एड, ए आई डी, ठीक है, ए आई डी लिखा। फैमिली के बाद क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर इसका किस पे स्टार्ट होगा? डी से स्टार्ट होगा। क्लास किस से स्टार्ट होगा? आई से स्टार्ट होगा। और डिवीजन, डिवीजन की फाइलम मच्छर एनिमेलिया, फाइलम ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। समझ गया? सिंपल। दिया उल्टा लिखेंगे तो दिया हो जाएगा, बट एड मच्छर काटने से एड होता है, ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा इजीली याद रहेगा, ठीक है। फिर मच्छर का जीनस क्या हो जाएगा? मस्का, मस्का। और स्पीसीज हो जाएगा डोमेस्टिका, DOMESTICA, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, डोमेस्टिका। इसको हम लोग बोलते हैं हाउस फ्लाई। क्या बोलते हैं? हाउस फ्लाई, ठीक है। डी से डिप्टेरा, आई से इंसेक्टा, ए से आर्थ्रोपोडा, और किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया, ठीक है। आप उल्टा मत लिखना इसको, इसको हमेशा ऐसे मत लिखना, किंगडम पे ए मत लिख देना, किंगडम का ए नहीं है ये, ठीक है। ए इज फॉर फाइलम, ठीक है। इसके अंदर एक और एग्जांपल लेना होता है हमको, मैंजीफेरा इंडिका, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 3 बॉक्स बनाए थे मैंने, ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये सेकंड बॉक्स हो गया। मैंने थर्ड बॉक्स ऐसे करके बनाया था कि इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट इट्स स्टिल इंपॉर्टेंट। इस बॉक्स में हम लिखते हैं ऑथर का नाम। किसका नाम लिखते हैं? ऑथर का, ऑथर नेम लिखेंगे इस बॉक्स में हम लोग, ठीक है। जिसने भी इसको डिस्कवर किया उसका उसका नेम लिखेंगे हम लोग। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका वाज डिस्कवर्ड बाय कैरलस लिनियस, सपोज, सपोज नहीं, उसी ने किया था, कैरलस लिनियस। तो लिनियस ने बोला कि मेरा नाम को यूज नहीं करना, मेरा सरनेम यूज करो। तो हम लोग इसके अंदर इसके सरनेम के 4 लेटर यूज करेंगे, 4 लेटर, LINN, ठीक है। इसको हम लोग इटलिक्स में लिखेंगे क्या और अंडरलाइन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे टाइम्स न्यू रोमन में। किसमें लिखेंगे? टाइम्स न्यू रोमन। और ये नाउन की तरह लिखेंगे हम लोग, नाउन। नाउन में क्या होता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब सिंपल, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन में कैरलस लिनियस इन मैंजीफेरा इंडिका लेन, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया? मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? मैंजीफेरा इंडिका लेन, ठीक है, खत्म। देखो, आपको पर्टिकुलर चैप्टर में स्पेसिफिक चीजें पता होना जरूरी है रादर देन वो चैप्टर के बारे में सब कुछ, ठीक है। और PhD नहीं करना है हमें किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, ठीक है। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ना है। इसमें टेक्स्ट बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, कैट दिया हुआ है, लायन दिया हुआ है, ठीक है। वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड कर लो, अगर टाइम मिले तो रीड कर लो, टाइम नहीं मिले तो छोड़ दो। बट ये जो मैंने पढ़ा है, इतना रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। तो देखो, अब पढ़ाई कैसे करनी है मैं बताता हूँ आपको, कि ये 4th बुक कैसे बना है हम लोग, कि ये जो वीडियो सीरीज चल रही है इसका यूटिलाइज कैसे करें, इसको हम लोग बेटर वे में यूटिलाइज कैसे करें। तो देखो, सबसे पहला इसमें पॉइंट आ जाएगा कि हाउ टू मेक 4th बुक, ठीक है। हाउ टू मेक 4th बुक। सेकंड पॉइंट आ जाएगा हाउ टू रीड 4th बुक, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? हाउ टू मेक, एंड सेकंड आ जाएगा हाउ टू रीड। तो हाउ टू मेक में क्या करना है? इसके अंदर एक क्या चीज ऐड करना है इसके अंदर? हाउ टू मेक, ओके। तो हर चैप्टर के लिए एक पेज होगा, 1 चैप्टर 1 पेज। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए हर चैप्टर के लिए एक एक पेज होगा, PCB, सॉरी। अब क्या करना है? जैसे फर्स्ट चैप्टर लिया आपने, फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, तो आपको यूज करना है स्टिकी नोट्स। क्या यूज करना है? स्टिकी नोट्स। सपोज ये पेज नंबर 1 है, तो आपको इस पेज नंबर 1 में, पूरे पेज में आपको स्टिकी नोट्स चिपकाने हैं, लिखना कुछ भी नहीं है, राइट नथिंग, स्टिकी नोट्स ही चिपकाना है। क्या करना है?
जैसे जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया पहला टॉपिक, सपोज जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो आपको क्या लेना है, एक स्टिकी नोट लेना है, वो यहाँ चिपकाना है, ठीक है। ये क्या है, ब्लू के अंदर स्टिकी नोट है, ये स्टिकी नोट है। अब पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा एक कंसेप्ट इसी स्टिकी नोट पे लिखना है। जैसे हमने पढ़ा था सौरभ गांगुली फादर ऑर्डर चना दाल कबाब, एस से सिमिलैरिटीज हो गई, के से डिसिमिलैरिटीज हो गई, फैमिली एंड्स विद डे, एग्जांपल मस्की डे, इसमें हो गया था एआईडी, ओके, ठीक है। तो अब ये एक स्टिकी नोट हो गया। अब जब इस चैप्टर का आप अगला कंसेप्ट पढ़ोगे, अगला टॉपिक पढ़ोगे, तो आप अगला टॉपिक यहाँ पे स्टिकी नोट पे लिखोगे, और जब थर्ड कंसेप्ट पढ़ोगे तो आप उसका स्टिकी नोट यहाँ लगाओगे, ठीक है। एक जो बड़े चैप्टर्स हो गए उसमें क्या होगा, जगह कम पड़ जाएगी, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये जो स्टिकी नोट है ना, इसको यहाँ से बीच से फोल्ड करना है और इसको ऐसे ऊपर उठा दो, तो अब ये ऐसे आधा हो जाएगा, है ना। बाकी का आपने ऐसा फोल्ड कर दिया है उसको, और इसके नीचे यहाँ पे एक स्टिकी नोट चिपका दो बड़ा सा। फिर जब और जगह कम पड़ जाएगी तो इसको फोल्ड कर दो, यहाँ से उठा दो, तो ये ऐसे हो जाएगा, इसके नीचे एक और बड़ा स्टिकी नोट आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ बुक कैसे बनाना है, समझ गया आपको कैसे बनाना है, स्टिकी नोट्स लगा लगा के बनाना है, एक चैप्टर एक पेज, वन चैप्टर एक चैप्टर एक पेज, मल्टीपल स्टिकी नोट्स। अब स्टिकी नोट्स पे लिखे क्या, स्टिकी नोट्स पे पहला तो आपको लिखना है जो मैं ये वीडियो में जो पढ़ा रहा हूँ वो सारे टॉपिक्स, ठीक है, माय वीडियो, जो भी मेरी वीडियो आएगी फोर्थ बुक के नाम से, फोर्थ बुक या फिर जीटीवीएस, माय वीडियो फोर्थ बुक या फिर जीटीवीएस के नाम से जो भी मेरी वीडियोस आएगी वो सब लिखना है। बी, और क्या ऐड करना है, आप जो भी ग्रैंड टेस्ट देते हो या फिर मॉक टेस्ट देते हो, ग्रैंड टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट, कौन सी, फुल सिलेबस, ग्रैंड टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट देते हो फुल सिलेबस, उसमें आपको क्या करना है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे दिया, सपोज 180 क्वेश्चन थे, 180 क्वेश्चन की फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे दिया, 180 में से 90 राइट हो गए, 90 रॉन्ग हो गए, तो जो 180 में से 180 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट ऑलवेज ऑलवेज अटेम्प्ट 100%, मतलब कि 180 क्वेश्चन से तो पूरे 180 ही अटेम्प्ट करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है अभी मॉक टेस्ट में, जीटी में, ठीक है। फाइनल एग्जाम में हो सकता है आप एक या दो क्वेश्चन छोड़ दो, बट अभी जीटी में ग्रैंड टेस्ट में 180 में से 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सपोज 180 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 90 राइट हो गए, 90 रॉन्ग हो गए, तो जो राइट हो गए ना उसको 30 टू 45 मिनट्स में रिव्यू करो तुरंत, जैसे एग्जाम खत्म हुआ 30 टू 45 मिनट्स में रिव्यू करो, खत्म करो। बाकी की जो 90 क्वेश्चन है ना उसको रिव्यू करो अच्छे से। रिव्यू कैसे करना है, उसको रिव्यू करते वक्त स्टिकी नोट पे लिख दो और उस चैप्टर के वाले पेज पे चिपका दो, ठीक है, स्टिकी नोट पे लिख के चिपका दो, ठीक है। जस्ट राइट, डोंट ट्राई टू रिमेम्बर, सिर्फ लिख के छोड़ दो, याद नहीं रखना है, क्योंकि 90 क्वेश्चन अगर आप याद करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो 90 क्वेश्चन को बस लिख के स्टिकी नोट पे लिख के आपको उस चैप्टर के पेज पे चिपका देना है, कहाँ पे, फोर्थ बुक में, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ बुक को रिवाइज कैसे करें, हाउ टू रिवाइज फोर्थ बुक, तो ये आपको डेली रिवाइज करनी है एक बार, वंस अ डे, डेली फ्रॉम 2 मिनट टू 30 मिनट्स। सपोज जैसे आज लेक्चर खत्म हुआ, कल लेक्चर खत्म हुआ, आपने नोट्स बना लिया, तो अब आज रात को आपको क्या करना है, ये जो आपका बेड है जहाँ पे आप सोते हो, ठीक है, यहाँ पे जो पिलो है, इस पिलो के ऊपर आपको अपनी बुक रख देनी है, इस पिलो के ऊपर आपको आपकी बुक रख देनी है। तो जब भी आप सोने जाओगे, जब भी आप सोने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पिलो के ऊपर ये बुक मिलेगी, तो तुरंत बुक लिया, रीड किया उसको, जितना मन करे उतने पेज, आज अगर फिजिक्स पढ़ने का मन है तो फिजिक्स पढ़ो, आज केमिस्ट्री पढ़ने का मन है तो केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ने का मन है तो बायो पढ़ो, और पूरी बुक पढ़ने का मन है तो पूरी बुक पढ़ो। रीड करनी है इसको 2 मिनट से लेके 30 मिनट तक,
मिनिमम 2 मिनट तो पढ़ना ही पढ़ना है डेली, ठीक है, डेली 2 मिनट तो पढ़ना ही पढ़ना है। उससे क्या हो जाता है, अगर आप रोज डेली 2 मिनट पढ़ोगे ना, तो 10 या 12 दिन बाद वो हैबिट बन जाएगा। 10 to 12 डेज में इट बिकम्स एन हैबिट। फिर आपको ना उसके लिए विल पावर की जरूरत नहीं लगेगी, ठीक है। तो जब क्या हो जाएगा, जब एग्जाम के 7 दिन पहले ना आप ये बुक को बार बार पढ़ोगे ना, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जो आपने अपनी गलतियां की है वो सारी चीजें हैं। अगर आपके किसी बुक के अंदर अगर ये दो चीजें हैं, गलतियां और इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, आपने जो जो गलती की है और आपकी इंपॉर्टेंट चीज, दोनों चीजें हैं, और एग्जाम के 7 दिन पहले अगर आप इतना ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करते हो, मतलब ये बुक अगर 7 दिन पहले 7 बार पढ़ लेते हो आप, तो समझ लो कि आपका रैंक, आपका स्कोर जो आने वाला होगा उससे डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल स्कोर आएगा आपका, ठीक है। एनसीईआरटी ये नहीं चेक करता कि आपको कितना नॉलेज है, एनसीईआरटी ये चेक करता है कि आपको जो नॉलेज है उसको आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कितना अच्छे से आप उस नॉलेज को इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। तो लास्ट के 10 से 12 दिन में वो आपकी हैबिट, 10 से 12 दिन में वो हैबिट बन जाएगी। लास्ट के 7 डेज में आपको कम से कम ये बुक 10 बार रिवाइज करनी है। जब आप रोज रात को, जैसे सपोज आज 2 मिनट में आपने लिविंग वर्ल्ड खत्म कर दिया, अगले दिन आपने 2 मिनट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया, उसके अगले दिन आपने 2 मिनट में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म कर दिया, उसके अगले दिन आप 2 मिनट में तीनों चैप्टर खत्म कर लोगे। और 10 से 15 दिन बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप कम से कम 10 से 15 चैप्टर आप 5 मिनट में खत्म कर रहे होंगे। और जब 1 महीने के बाद ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब आप कम से कम 40 से 50 चैप्टर आधे घंटे में रीड कर रहे हो, क्योंकि वही चीज रोज पढ़नी है ना, ठीक है, समझ गया। तो आपको कैसे बनानी है फोर्थ बुक, कैसे बनानी है फोर्थ बुक के अंदर, आपको दो चीजें ऐड करनी है। पहला, जो मैं वीडियो ले रहा हूँ वो वीडियो के टॉपिक्स ऐड करने, कैसे ऐड करने, स्टिकी नोट पे लिख के चिपकाना है। और जब आपको कोई स्टिकी नोट बहुत अच्छे से याद हो जाए, कोई स्टिकी नोट है पर्टिकुलर, आपको पता है कि हाँ ये मेरे को आता ही है, इसको मेरे को बार बार देखने की जरूरत नहीं है, तो उस स्टिकी नोट को क्या करो, फोल्ड कर दो। ये स्टिकी नोट है, ठीक है, इसको फोल्ड करके रख दो, बंद कर दो, मतलब बंद कर दिया मतलब आपको कुछ भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो इन फ्यूचर कभी आगे ऐसा मन करे कि आज मैं सारे फोल्ड वाले स्टिकी नोट को रिकॉल करूंगा, रिकॉल मतलब क्या, कि थोड़ा सा खोलूंगा, हेडिंग देखूंगा और पूरा टॉपिक रिवाइज रिकॉल करूंगा, याद करने की कोशिश करूंगा कि इस स्टिकी नोट में क्या क्या लिखा है। अगर आपने रिकॉल कर दिया तो आप इसको फाड़ के भी फेंक सकते हो। तो अगर आप जैसे अभी आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपका जो स्टिकी फोर्थ बुक के अंदर जो कंटेंट है वो ऐसे ग्राफ में आना चाहिए, मतलब अभी कंटेंट कुछ भी नहीं है, अभी कंटेंट कुछ भी नहीं है, फिर धीरे धीरे आप कंटेंट ऐड करना चालू करोगे, ऐड करना चालू करोगे, कंटेंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम कंटेंट हो जाएगा, इससे ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। और आप जब आप इसको रिवाइज करोगे ना, तो आपको, मतलब जब आप इसको बार 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 पढ़ोगे तो आपको वो चीजें कैसे याद रहेगी, वो आपको ऐसे याद रहेगी, ऐसे याद रहेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये वाली जो लाइन है, इस पॉइंट पे क्या होगा कि आपको सडनली बहुत सारी चीजें याद रहने लग जाएगी। तो आपको जैसे जैसे चीजें याद रहने लग जाएगी ना, आपको जो जो परफेक्ट चीजें होती जाएगी उसको आपको कम करते जाना है। तो आप इसको ऐसे कम करते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका कंटेंट बहुत ही कम बचेगा, बहुत ही। हमें स्टिकी नोट फोल्ड करना है, फाड़ के नहीं फेंकना है, फाड़ के तब फेंकना है जब आप 100% श्योर हो गए हो, बाकी हमें फोल्ड करके रख देना है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इतना वाला जो नॉलेज होगा वो स्टिकी नोट में फोल्डेड होगा, और इतना वाला ही हम डेली रीड कर रहे होंगे, और हमारा नॉलेज यहाँ पे पहुंच चुका होगा, ठीक है। समझ गए कैसे करना है। ये फोर्थ बुक को डेली हैबिट बना लो, डेली। एक सिस्टम होता है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, ठीक है। आज 5 मिनट देना इस कंसेप्ट को समझने के लिए, 5 मिनट देना और चीजें रिकॉल करना, बचपन से लेके आज तक कौन कौन सा रिवॉर्ड आपको अच्छा लगता था, कौन कौन सा रिवॉर्ड। दो तरह के रिवॉर्ड होते हैं, ए होता है गुड रिवॉर्ड और बी होता है बैड रिवॉर्ड। बैड मतलब कि हमें रिवॉर्ड तो अच्छा लगा बट इट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ और अपने अकेडमिक्स के लिए अच्छा नहीं है, वो होते हैं बैड रिवॉर्ड्स। गुड रिवॉर्ड होता है जो अपने लिए अच्छा होता है। बैड रिवॉर्ड्स मतलब जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, गर्लफ्रेंड्स हो गई। गर्लफ्रेंड्स बैड में भी आ सकती है, गुड में भी आ सकती है, ठीक है। डिपेंड करती है कि वो आपको पढ़ाई के लिए पुश कर रही है या वो आपको घूमने के लिए पुश कर रही है। अगर वो आपको अभी एग्जाम के 1 महीने पहले बोलती है कि नहीं तू मेरे को टाइम नहीं देता, घुमाने नहीं लेके जाता है, तो शी इज एन बैड गर्लफ्रेंड। और अगर वो आपको बोल रही है कि नहीं भाई अपन 2 महीने बाद पढ़ मिलेंगे, अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दे, एग्जाम है, तो शी इज एन गुड गर्लफ्रेंड। हो सकता है उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, आपके लिए तो अच्छी चीज है ना, भले उसके लिए खराब है बट आपके लिए तो अच्छी चीज है ना, आपको तो पढ़ाई के लिए पुश कर रही है वो, ओके। तो
गुड में और क्या हो सकता है, जैसे कि रनिंग, एक्सरसाइज किसी भी तरह की, ग्रैंड टेस्ट का स्कोर, ठीक है? तो अब आपको ये रिवॉर्ड में रिकॉल करना है कि ये रिवॉर्ड जो मिला है आपको, इसका क्यू क्या है? क्यू मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आया? फॉर एग्जाम्पल आज आपने आधा घंटा इंस्टाग्राम चलाया, तो ये आपके लिए रिवॉर्ड था। 30 मिनट्स ऑफ इंस्टाग्राम वाज रिवॉर्ड फॉर यू, है ना? भले बैड बट इट वाज़न्ट रिवॉर्ड। नाउ रिकॉल करो, याद करने की कोशिश करो कि 30 मिनट इंस्टाग्राम मैंने क्यों चलाया? ऐसा क्या हुआ था कि मैंने इंस्टाग्राम चलाना स्टार्ट किया? वो लिखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चारों रीज़न लिखो। हो सकता है कोई व्हाट्सएप पे नोटिफ़िकेशन आई हो सकता है आपने टाइम देखने के लिए फ़ोन देखा हो, है ना? व्हाट्सएप पे नोटिफ़िकेशन, टाइम या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है। वो चारों रीज़न यहाँ पे लिखो 1, 2, 3, 4 उसमें से आप जितने एलिमिनेट कर सकते हो, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो और गुड रिवॉर्ड लिखो और वो जिस रीज़न की वज़ह से आ रहे हैं, उनको बढ़ाना है और इन रीज़न्स को कम करना है। अगर आपने ये कर दिया, इसको बढ़ाया और इसको कम किया, तो आपका जो बेसिक सिस्टम है वो अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएगा। पुश नहीं करना है, रोज़ एक हैबिट को लो, एक रिवॉर्ड को लो, एक रिवॉर्ड को देखो वो रिवॉर्ड किसकी वज़ह से आ रहा है, वो अच्छा रिवॉर्ड है तो उस क्यू को बढ़ाओ और बुरा रिवॉर्ड है तो उस क्यू को कम करो। ठीक है? मोस्टली बैड रिवॉर्ड से ही हम बचपन से याद करें, बचपन में आपको किसी ने चॉकलेट दी हो या किसी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आया हो तो आपको अच्छा फ़ील हुआ हो। जो भी कोई भी ऐसी मेमोरी याद करो जहाँ पे आपको एड्रेनालिन रश हुआ हो अच्छी तरीके से। तो वो उसका क्यू को रिकॉल करने का ट्राई करो कि वो क्यू क्या था? वो रीज़न क्या था जिसकी वज़ह से मैं ये कर रहा था। हो सकता है आपको अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाई की हो, कभी ऐसा हुआ होगा गर्लफ्रेंड क्यों बनी आपकी? याद करो। शायद आपके टेस्ट में अच्छे स्कोर आ रहे थे, तो आपको उस टाइम पे गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना था, इसलिए आपके अच्छे टेस्ट में स्कोर आ रहे थे। तो गर्लफ्रेंड इम्प्रेस हो गई, गर्लफ्रेंड बन गई। ठीक है? तो नई गर्लफ्रेंड बनाओ, नई गर्लफ्रेंड के लिए पढ़ो, उसको इम्प्रेस करने के लिए अच्छा स्कोर लेके आओ। ठीक है? समझ गए क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड। अ, फोर्थ बुक समझ गया सबको? ठीक है? फोर्थ बुक सबको समझ गया है और कोई पॉइंट मिस हो रहा है? फोर्थ बुक में 2 चीज़ें थी, डेली रीड करनी है, एटलीस्ट 2 मिनट के लिए तो करना ही करना है। देखो, ये जो है ना फोर्थ बुक में आपने जो पिलो के ऊपर रखी थी ये बुक को, ये जो आपने पिलो के ऊपर जो बुक को रखा है ना, ये आपके लिए क्यू है। जैसे ही आप बेड पे सोने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बुक को देख के आपको क्यू मिलेगा कि ये बुक रीड करनी है। आप क्या कर सकते हो, जो बेड के ऊपर जहाँ पे जो दीवार है, उस दीवार पे बहुत सारे स्टिकी नोट चिपका दो। वॉल पे बहुत सारे स्टिकी नोट चिपका दो, छोटे-छोटे वाले जो आते हैं ना, टैग्स वाले, बुकमार्क्स वाले, वो बहुत सारे चिपका दो और उन सबके ऊपर क्या लिखना है, फोर्थ बुक, फोर्थ बुक, फोर्थ बुक, ठीक है? जैसे सपोज़ आप अगर आपका टारगेट है कि मुझे 15 खत्म करने हैं, 15 बार फोर्थ बुक रीड करनी है, तो आप 15 स्टिकी नोट चिपका दो। ये आपका 15 पहला टारगेट हो गया, 15 स्टिकी नोट चिपका दो। जैसे ही एक बार रीड करते हो, उस स्टिकी नोट को फाड़ के फेंक दो। दूसरी बार रीड करते हो, उस स्टिकी नोट को फाड़ के फेंक दो। तीसरी बार रीड करते हो, उस स्टिकी नोट को फाड़ के फेंक दो। ठीक है, हो सकता है दिन में आप 3 बार फोर्थ बुक पढ़ो, 3 बार पढ़ो तो 3 फाड़ने हैं, 5 बार पढ़ो तो 5 फाड़ने हैं और 1 बार पढ़ो तो 1 फाड़ना है। ठीक है? और जब भी आप चिपका रहे हो उस दिन का डेट मेंशन कर दो कि एक अलग टारगेट बना, जैसे कि सपोज़ 30 तारीख को मैंने 15 स्टिकी नोट चिपकाए हैं, 5 तारीख को मैंने 20 स्टिकी नोट चिपकाए हैं, 10 तारीख को मैंने 40 चिपकाए हैं, 15 तारीख को मैंने फिर 30 चिपकाए, है ना? तो मतलब 30 तारीख को आपने 15 चिपकाए थे, वो 15 आपने 5 दिन में कर लिए। फिर आपने 20 चिपकाए थे, वो 20 आपने 5 दिन में कर लिया। 40 चिपकाए थे, वो 40 आपने 5 दिन में कर लिया। ऐसे क्या हो जाएगा, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। इस हैबिट को बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत। अगर ये आपने अगले 1 महीने तक डेली कर दिया ना ये फोर्थ का, आप समझ लो आपका स्कोर पूरा ऑब्वियसली कांसेप्ट ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा और आपका स्कोर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है? सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको फोर्थ बुक में लिखना है। ठीक है, चलो ये पहली टेबल है, ये आपको टेबल लिखनी है, ये प्रिंट क्या बोलते हैं, प्रिंट की हुई टेबल आपको नहीं चिपकानी है, आपको टेबल बनानी है, आपके फोर्थ बुक में स्टिकी नोट पे बना के चिपकानी है। अभी कैसे बनानी है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं जैसे-जैसे जो-जो चीज़ें हाइलाइट करते जाऊँगा वो चीज़ें आपको लिखते जानी है। तो देखो, ये टेबल को कैसे याद रखें, देखो हमारे अर्थ पे प्लांट्स और एनिमल्स है, अर्थ पे बहुत सारे हैं और मून हमें बहुत दूर से बहुत सालों से देख रहा है। तो अब मून ने गैलेक्सी में प्रोटेस्ट चालू कर दिया कि अर्थ पे अगर इतने प्लांट्स और एनिमल्स है, मेरे मेरे ऊपर क्यों नहीं है, मुझे भी चाहिए। तो मून प्रोटेस्ट फॉर
प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, मून प्रोटेस्ट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये आपकी 5 किंगडम हो गए, मून प्रोटेस्ट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अपन 5 किंगडम सिस्टम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे किंगडम सिस्टम है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन है, हो सकता है नहीं है। अगर आएगा तो मोस्टली जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पे आएगा, उस वहां पे आने के चांसेस बहुत कम है, यहाँ पे आने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा है। मून प्रोटेस्ट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए पांचों किंगडम याद, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटा एंड एनिमल, याद हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं तो इनिशियल्स तो आपको पता ही है, मून मतलब मोनेरा, प्रोटेस्ट मतलब प्रोटिस्टा, फॉर मतलब फंगाई, प्लांटे और एनिमिलिया। अब इसके अंदर सबसे पहले आएगा सेल टाइप, सेल टाइप, सेल टाइप में आपको याद रखना, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना वो आपको लिखना है बस, बाकी और कुछ नहीं लिखना है, बाकी सब ब्लैंक छोड़ दो, बाकी सब ब्लैंक छोड़ दो, मैं जो सर्कल करते जा रहा हूँ वो आपको पहले लिखना है। सबसे पहला हो गया आपका सेल टाइप, सेल टाइप में मून में हो गया प्रोकैरियोटिक, मून में हो गया प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में, इसको प्रोकैरियोटिक हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या एब्सेंट है इनके पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो नंबर 2 पे क्या आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एब्सेंट, ठीक है, इजी। तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, यूकैरियोटिक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ऑपोजिट हो गया ना, जो हमें याद रखना है वो हमें लिखना है, बाकी सारा ऑपोजिट हो जाएगा। इसके अंदर अब आएगा थर्ड, आएगा सेल वॉल, सेल वॉल में आपको क्या याद रखना है, एनिमेलिया में एब्सेंट है, एनिमेलिया में क्या एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, क्योंकि उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम है, क्या है उनके अंदर, ऑर्गन सिस्टम। एनिमेलिया सेल वॉल इज एब्सेंट क्योंकि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑर्गन सिस्टम। तो बाकी सब में क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, बाकी सब में सेल वॉल प्रेजेंट होगा। अब हमें इसमें क्या क्या याद रखना है, फंगाई के अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है, फंगाई के अंदर क्या प्रेजेंट है, काइटिन। प्लांटे के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट है, प्लांटे के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल्यूलोज। मोनेरा में क्या है, मोनेरा में भी सेल वॉल प्रेजेंट है बट वो नॉन सेल्यूलोसिक है, सेल्यूलोज एब्सेंट है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, हो गया याद, इजी हो गया ना याद। एनिमेलिया में एब्सेंट है क्योंकि उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम है, बाकी सब में प्रेजेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है, बट प्लांटे में मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, फंगाई में विथ काइटिन। काइटिन को हम लोग क्या बोलते हैं, नागू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नागू, नागू। क्यों बोलते हैं नागू, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। फंगाई के अंदर काइटिन होता है, काइटिन को हम लोग क्या बोलते हैं, नागू, नागू याद रख लो। यूप्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, मोनेरा में सेल वॉल इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट सेल्यूलोसिक, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब आता है सेल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमने यहाँ तो पढ़ लिया कि ऑर्गन सिस्टम है, तो पहले दो में क्या है, सेल्यूलर है, पहले दो में क्या है, सेल्यूलर है। उसके बाद में दोनों में क्या, इसमें क्या हो जाएगा, लूज टिश्यू हो जाएगा, और यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन हो, टिश्यू या फिर ऑर्गन हो जाएगा। ऑर्गन सिस्टम सिर्फ एक में ही है एनिमेलिया में, बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिश्यू ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन, मल्टीपल, मल्टी सेल्यूलर, लूज टिश्यू, सेल्यूलर, सेल्यूलर। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें पता है एनिमल्स किसी ना किसी को, किसी और को खाता, खुद तो खाना बनाता नहीं, कोई भी एनिमल खाना नहीं बनाता है, तो ये तो हो गए तुम्हारे हेटेरोट्रॉपिक, क्या हो गए, हेटेरोट्रॉपिक, उसमें होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक दोनों हो सकते हैं। कंप्लीटली हेटेरोट्रॉपिक, कंप्लीटली। प्लांट क्या हो गए, प्लांट हमेशा खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो वो हो गए ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑटो मतलब खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, ठीक है, समझ गए। हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, प्लांट और एनिमेलिया। अब आ जाते हैं अपन मोनेरा, मोनेरा में क्या है, वो ऑटोट्रॉपिक है, क्या है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, मतलब मोनेरा के पास दोनों है, प्रोटिस्टा के पास भी दोनों है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अब इसके बाद फंगाई के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक, सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, क्लियर। इसके अंदर कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, ये सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, हेटेरोट्रॉपिक मतलब सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, यहाँ पे होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक। देखो कुछ चीजें तो रटनी पड़ेगी, हर जगह पे निमोनिक नहीं चलेगा,
यहाँ पे नागू का फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल जीयू बताओ, जीयू खुद ढूंढो बुक में, हर चीज थोड़ी बताऊंगा, ठीक है। बट अगर हमें इसको याद रखना होगा तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे A प्लस एच, यहाँ पे A प्लस एच, ठीक है, A प्लस एच, A प्लस एच, बीच वाले को अगर हम खाली छोड़ देते हैं तो यहाँ पे वापस आ जाएगा A प्लस एच, 3 A प्लस एच हो गए, पहले दो में दोनों, बीच वाला खाली छोड़ दिया हमने, यहाँ पे A प्लस एच। अब बताओ बीच में हमने यहाँ पे डैश किया है, तो अब क्या बन जाएगा ये? एच। क्या बन जाएगा ये? एच, ठीक है, A प्लस एच, A प्लस एच, एच, ए, एच, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। याद हो गया? मून प्रोटेस्ट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, A प्लस एच, A प्लस एच, एच, ए, एच। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मोनेरा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सब लोग सबसे पहले मोनेरा। मोनेरा में न्यूट्रिशन कैसा था? A प्लस एच, है ना, A प्लस एच, ऑटोट्रॉपिक प्लस हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक, मतलब फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट से, कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल से, और एच से हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मतलब डिपेंड्स ऑन दी अदर्स, ठीक है। अब इसके अंदर मोनेरा के अंदर दो टाइप है। कितने टाइप है? दो टाइप्स है। देखो मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रफ जैसा लिखता हूँ, तो आप पहले पूरा टॉपिक सुन लो, उसके बाद में स्टिकी नोट पे जो इंपॉर्टेंट है अच्छे से उसको सिस्टमेटिक वे में लिखो। आप ऐसा मत सोचो कि मुझे लेक्चर खत्म करना है, ये कंसेप्ट, ये टॉपिक, अगर आप इस थिंकिंग के साथ जाओगे ना कि मुझे बस लेक्चर खत्म करना है, तो आपको कभी कोई चीज याद होगी नहीं। आपको किस कंसेप्ट के साथ जाना है कि चाहे 1 घंटे का लेक्चर देखने में मेरे को 4 घंटा लगे, 1 घंटे का लेक्चर देखने में 4 घंटा लगे, चलेगा, लेकिन मैं टॉपिक को अच्छे से लिखूंगा ताकि मुझे वहीं का वहीं याद आ जाए, और रिवाइज करते वक्त अभी 1 घंटे का 4 घंटा लगेगा ना, तो जब रिवाइज करने जाओगे ना तो 1 घंटे का 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट अभी नहीं मिलेगा, प्रॉफिट आपको बाद में मिलेगा। तो आपको क्या, पहले एक बार अच्छे से सुन लो, समझ लो, आपको समझ एक ब्रेन में फ्रेमवर्क बना लो कि मेरे को ये वाला कंसेप्ट मैंने सुन लिया, अब मेरे को इसको ऐसे फॉर्म में लिखना है, और स्टिकी नोट पे लिख के चिपका दो। या फिर अगर आपको पढ़ते पढ़ते भी लिखना है तो आप एक काम कर सकते हो कि मेरे साथ साथ में लिखते जाओ, स्टिकी नोट पे रफ में बनाते जाओ, और उसके बाद में आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे स्टिकी नोट चेंज करना है, तो उसको फाड़ के नया स्टिकी नोट चिपका दो, नया स्टिकी नोट पे अच्छे से लिख के, सिस्टमेटिक वे में लिख के। वैसे तो मैं सिस्टमेटिक वे में ही लिखता हूँ, बट स्टिल सिर्फ राइटिंग गंदी है। टाइप्स दो जाएंगे, आर्की बैक्टीरिया एंड कौन सा बैक्टीरिया होगा दूसरा? बताओ, सोचो, खुद से लिखो, रिकॉल करो, खुद से लिखो। अब पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, सर्वाइव्स इन एक्सट्रीम कंडीशन, और इनका जो सेल वॉल है इट इज डिफरेंट, सेल वॉल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। क्यों? क्योंकि सेल वॉल का स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज? नो, इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन? नो। क्या पढ़ा था हमने? याद करो, याद करो, रिकॉल करो, लिखो यहाँ पे, सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट, क्यों? मेड अप ऑफ दो चीजें थी, डैश प्लस डैश, बताओ, पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड्स, पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड्स, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमीनो एसिड्स। अब इसके अंदर 3 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है हेलोफाइल्स, फर्स्ट है हेलोफाइल्स, दे लिव इन सॉल्टी एरिया। सॉल्टी एरिया मतलब जहां पे भी नमक ज्यादा होगा वहां पे कौन ग्रो करेगा? हेलोफाइल्स। दे आर बैक्टीरिया, बेसिकली दे आर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेकेड आई से दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, ठीक है। और उसमें भी आर्की बैक्टीरिया है, वो आर्की मतलब ओल्ड, आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल समझ में आता है ना, आर्कियोलॉजिकल मतलब आर्कियोलॉजिस्ट डील विथ एंशियंट थिंग्स, तो आर्की मतलब आर्की इज सिमिलर टू आर्कियोलॉजिकल, तो आर्की मतलब पुराने बैक्टीरिया, सबसे पहले वाले बैक्टीरिया। हमें पता है जो पुराना आदमी टफ होते हैं, they have lived in extreme conditions, so they survive in extreme conditions. Cell wall structure is different, made up of polysaccharide plus AA। क्या है, हर बार बताना पड़ता है, लिखो खुद से। हेलोफाइल सबसे पहले क्या हो गया, कैटेगरी होगी हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स वाले बहुत सारे बैक्टीरिया, 100-200 बैक्टीरिया, वो सब कहाँ ग्रो करेंगे? सॉल्टी एरिया में। जो सॉल्टी एरिया में ग्रो करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलोफाइल्स।
दूसरा आएगा थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो आ गया, मतलब वो कहाँ ग्रो करेंगे? हॉट स्प्रिंग्स। कहाँ ग्रो करेंगे? हॉट स्प्रिंग्स। और थर्ड हो गए मिथेनोजिन्स। क्या हो गए? मिथेनोजिन्स। दो जगह पे ग्रो करते, बताओ कौन सी दो जगह है? एम से मिथेनोजिन्स और एम से मार्शी एरिया। क्या हो गया? मार्शी एरिया। दूसरा, दे फॉर्म मिथेन गैस और बायोगैस फ्रॉम मिथेन और बायोगैस फ्रॉम डंग। गोबर होता है ना, गोबर, उससे डंग। घट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट का मतलब होता है क्या होता है जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रटना है, जिंदगी में कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है, हम लोग क्या इसी में ये जो अतरंगी वर्ड होते हैं ना, उसी में हम लोग पीएचडी करने जाते हैं, है ना। स्टे अवे फ्रॉम दोस वर्ड हु आर डूइंग डूइंग पीएचडी इन सच अतरंगी वर्ड्स। ठीक है, हमें बस यहाँ पे याद रखना है हेलोफाइल सॉल्ट एरिया बस। कुछ लोग हैं जो हेलोफाइल्स के 100 एग्जांपल्स बता देंगे, मुझे नहीं पता है, मुझे याद भी नहीं करने और जरूरत भी नहीं है ना, मुझे जरूरत है ना आपको जरूरत है। जो ये इसके 100 एग्जांपल्स पढ़ा रहे हैं ना, उनसे दूर रहने की जरूरत है आपको, क्योंकि वही लोग हैं जो आपका रैंक खाएंगे। जो जिन्होंने हेलोफाइल्स सॉल्ट एरिया पढ़ के छोड़ दिया ना, उनका तो रैंक आ जाएगा, बट जिन्होंने हेलोफाइल्स के 100 एग्जांपल्स याद किए ना, उनका रैंक कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो एग्जाम के एक दिन पहले उसको रिवाइज करते बैठेगा, जबकि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट चीजें के नोट्स आपके हैंडी होने चाहिए, ताकि एग्जाम के 7 दिन पहले आप उसको बार बार रिवाइज कर पाओ। अगर आपके नोट्स ही बाइबल की तरह इतने बड़ी बड़ी किताबें होगी, आप एग्जाम के 7 दिन पहले उसको कैसे रिवाइज करोगे? एग्जाम के 7 दिन पहले कितने बार रिवाइज करोगे ना? 7 दिन पहले अगर आपने 15 बार अगर आपने फोर्थ बुक पढ़ ली ना, 15 से 20 बार, तो समझ लो आपका बेड़ा पार हो गया। एंड मेक श्योर यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एडिंग एक्सट्रीम्स ऑफ थिंग्स इन द फोर्थ बुक। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐड नहीं करनी है, लिमिटेड चीजें करनी है, कम चीजें करनी है। आप चाहे तो आपको लगे कि और चीजें ऐड करनी है, तो पहले जितना एडेड है उसको याद कर लो, उसको फोल्ड कर लो, उसके बाद में ऐड करो। कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, आपको लगता है कि वो चैप्टर में और भी चीजें ऐड करने लायक है, आपने मेन इंपॉर्टेंट चीजें कर दी, आपको लगता है कुछ और भी ऐड करना चाहिए, तो पहले जो एडेड है ना, उसको याद करके फोल्ड कर दो, फिर ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में करो, पहले मत करो। ठीक है, और आपके पास जब फोर्थ बुक हैंडी होती है ना, उसको एक बार जब आप पहली बार पूरी बुक रीड करोगे ना, फोर्थ बुक पूरी जब आपकी बन जाएगी, लाइक 15-20 दिन में बन जानी चाहिए, उससे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, बिकॉज 15-20 दिन में अगर आप पांच मॉक टेस्ट देते हो, 5 मॉक टेस्ट इज मोर देन सफिशिएंट टू मेक द फोर्थ बुक। 5 to 7 mock tests are more than sufficient to make the fourth book। चलो, अभी हमने पढ़ा था, दो टाइप के पढ़े थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्की मतलब आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल मतलब पुराने जमाने के, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा यू बैक्टीरिया। क्या आ जाएगा? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब न्यू बैक्टीरिया, यू राइम्स विथ न्यू, यू आर न्यू। तो जो यू बैक्टीरिया है, दे आर आइदर ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, एज पढ़ा ना हमने, एज, इसको एज इट इज यहाँ डाल दो, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में दो हो जाएंगे, फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। सो बेसिकली आई वांट यू टू रिमेंबर a phone number. The number is 9876 543 210। किसी को याद हुआ नंबर? याद हुआ क्या किसी को नंबर? किसी को नहीं हुआ, एक ही बार में याद नहीं होगा। बट नाउ यू रीड अगेन दिस नंबर, 012345678910। व्हाट आई डिड वाज, इसको ऐसे ब्रेक करके आपको नंबर बोला, तो आपको याद नहीं हुआ, बट जैसे ही इसको ऐसे सीक्वेंस में लगा दिया, अरे इतना इजी नंबर था। ठीक है, तो अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी चीजें हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी निमोनिक के मैकेनिज्म से हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हम लोग? यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक का दो टाइप हो, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक छोड़ दो, ऑटोट्रॉपिक में दो एग्जांपल हो गए, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ने वाले फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का एग्जांपल क्या बोला मैंने? साइनोबैक्टीरिया। ये पूरा एक स्टिकी नोट पे आपको पूरा का पूरा ये लिखना है, छोटे वाले स्टिकी नोट पे। ठीक है,
साइनोबैक्टीरिया, वाह क्या एग्जाम्पल दिया है, वहां नहीं बोलोगे मेरे को इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले सी से हो जाएगा क्लोरोफिल ए, क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल ए। दूसरे सी से हो जाएगा दे आर कॉलोनियल, दे आर कॉलोनियल, याद हो गया, सी से क्लोरोफिल ए और कॉलोनियल। क्लोरोफिल ए मतलब कि वो क्या हो गए, फोटोसिंथेटिक, क्लोरोफिल ए मतलब वो लोग क्या हो गए, फोटोसिंथेटिक, सिंपल। वाई, वाई से किसने दिया ये निमोनिक, किसने दिया ये निमोनिक, योगेश सर, है ना। ए, ए से क्या हो जाएगा, एनाबिना, ए से क्या हो जाएगा, एनाबिना, ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद है ना तो भी आपको, मतलब ये क्या, ये एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया का, एक एग्जाम्पल है एनाबिना। अगर आपको नहीं भी याद होगा ना तो एग्जाम में आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ ए से कोई तो भी एक पॉइंट था, एग्जाम्पल के तौर पे था, तो अब ऑप्शन में एनाबिना होगा होगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। आपको एनाबिना याद रखने की भी जरूरत नहीं, आपको ए देखते याद आएगा, हाँ ए से कोई तो भी एग्जाम्पल, तो ऑप्शन में दिखा, ये एग्जाम्पल था, पढ़ा था मैंने। दूसरे ए से क्या हो जाएगा, ए क्लोरोफिल। अगर आप यहाँ पे भूल गए क्लोरोफिल ए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए क्लोरोफिल, ठीक है। एन, एन से बताओ बताओ बताओ, जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा है उनको पता होगा एन से क्या होगा, जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा है उनको पता होगा एन से क्या होगा, क्या होगा एन से। अगर उनको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, एन से भी क्या एग्जाम्पल है, ऑप्शन देखो याद आ जाएगा, एन से क्या है, एन से आएगा नॉस्टॉक, एन से क्या हो जाएगा, नॉस्टॉक। ओ को ओमिट कर दो, ओ को ओमिट कर दो, बी से, बी से क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गे, बी से क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे इसका दूसरा नाम हो गया। एक और बी से क्या हो जाएगा, ब्लूम, मतलब चमक, चमकेगा, कहां पे चमकेगा, इन पॉल्यूटेड वाटर, नॉर्मल वाटर में ग्रो करेगा, नॉर्मल वाटर में भी ग्रो करेगा, बट वहां पे सिर्फ ग्रो करेगा, बट जैसे ही उस नॉर्मल वाटर को गंदा किया आपने, कचरा फेंका, तो ये क्या करेगा, चमक जाएगा वहां पे। तो अगर साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे अगर चमक गया है तो इसका मतलब पानी गंदा हो गया, नहीं चमक रहा है इसका मतलब पानी अभी भी साफ है, पॉल्यूटेड नहीं है, बट उसमें साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। जी, जी से क्या हो जाएगा, इसके अंदर है जिलेटेनियस शीट, जिलेटेनियस शीट, निमोनिक के अंदर निमोनिक, ठीक है। जी से क्या हो गया, जिलेटेनियस शीट। बाकी अपन ए खत्म कर चुके हैं, ए अपन ने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया, अब जब अपन ने ए इंक्लूड कर दिया तो आगे का कुछ भी काम नहीं है, ए हमने ऑलरेडी ले लिया है ना, सी हमने ऑलरेडी ले लिया, तो अब आगे का कुछ भी काम नहीं आएगा, खत्म हो गया, बी तक निमोनिक खत्म हो गया, इतना अच्छा निमोनिक दिया है, वाह वाह नहीं करोगे, है ना। तो वहां से डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वाटर, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वाटर, ए हम खत्म कर चुके ऑलरेडी। एच, एच से क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एच से क्या हो जाएगा, हेटेरोसिस, एच से क्या हो जाएगा, हेटेरोसिस। अब वाटर में बताओ कौन कौन सा वाटर होगा, एक हमने वाटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सा, पॉल्यूटेड वाटर। दूसरा कौन सा हो जाएगा, पॉल्यूटेड है मतलब फ्रेश में भी होगा, है ना, क्लीन में भी होगा, तो फ्रेश वाटर में भी होगा, मराइन में भी होगा, और टेरिस्ट्रियल में भी होगा। फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, टेरिस्ट्रियल वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, चारों वाटर में होगा, क्या होगा चारों वाटर में, ये ग्रो होगा, ठीक है। निमोनिक याद हो गया सबको। अभी एक बार रफ पे रफ बुक लो, रफ बुक में पूरा का पूरा निमोनिक लिख के अभी के अभी याद करके खत्म कर दो टॉपिक को, कल के लिए मत छोड़ो कि मैं जब फोर्थ बुक रिव्यू करूंगा तब मैं याद करूंगा, उसके लिए मत छोड़ो, अभी के अभी एक बार पॉज करो, रफ बुक में लिखो, याद कर लो, उसके बाद में जब आप रात को जब आप फोर्थ बुक रिवाइज करोगे तब आपको रिकॉल करना है इसको, इस निमोनिक को आपको रिकॉल करना है, क्योंकि इस निमोनिक में इस टॉपिक के बारे में सब कुछ आ गया है, ठीक है। देखो इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इट्स एन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में क्लोरोफिल ए, हाँ एक और चीज, दिस आर यूनिसेल्यूलर, दिस आर यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल है, ठीक है, ये आपको लिखना होगा यूनिसेल्यूलर, ये आपको अलग से लिखना होगा। दूसरा क्या लिखना होगा, दिस आर फिलामेंटियस, ठीक है। जो जिलेटेनियस शीट होती है ना, इसके अराउंड ये म्यूसिलीजिनियस होता है, यूनिसेल्यूलर फिलामेंटियस,
ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने निमोनिक में नहीं है। और तीसरा क्या, जिलेटिनियस शीट के अराउंड क्या होगा, इसको हम लोग और क्या बोलेंगे, म्यूसिलेजीनियस। ठीक है, बाकी हेटेरोसिस का क्या फंक्शन है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, हम लोग सब लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, हो गया सबको याद, सबको याद हो गया निमोनिक, कुछ छूटा तो नहीं है? छूटा होगा तो टेक्स्ट बुक में रीड कर लेना, ऐड कर लेना, मतलब रीड करने की वैसे जरूरत नहीं है, छूटा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये हेटेरोसिस्ट हो गया, इसके अराउंड ये जो कवरिंग हो गई ये म्यूसिलेजिनियस शीट हो गया, मतलब कि जिलेटेनियस शीट हो गया। ब्लू ग्रीन एल्गे में जो जी था, इट रिप्रेजेंटेड जी। ठीक है, ये एग्जांपल है नोस्टॉक का। दो पढ़े थे हमने, एक ए से पढ़ा था और एक एन से पढ़ा था। ठीक है, याद हो गया सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो अब अगला पढ़ेंगे हम लोग एग्जाम्पल। अब अगला निमोनिक है डॉक्टर माइकोप्लाज्मा। डॉक्टर माइकोप्लाज्मा, इसको हमेशा आपको ऐसे ही याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया को कैसे याद रखा था, साइनोबैक्टीरिया वाह। इसको कैसे याद रखना है आपको, डॉक्टर माइकोप्लाज्मा, डॉक्टर माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर आप लोग कभी डॉक्टर के पास जा रहे हो, क्यों जाते हो आप, कुछ ना कुछ बीमारी हुई है ना, कुछ बीमारी होती है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना। सो दिस आर पैथोजेनिक, दिस आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब क्या हो गया, दे कॉजेस डिजीज। ठीक है, तो दिस आर पैथोजेनिक, क्योंकि नाम के आगे क्या लगा है, डॉक्टर, डॉक्टर मतलब डिजीज, डिजीज मतलब दे आर पैथोजेनिक। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, दिस आर द स्मॉलेस्ट, दिस आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम लोग निमोनिक पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके अंदर डी भी नहीं है, इनके अंदर आर भी नहीं है, इनके अंदर सी भी नहीं है, और इनके अंदर ओ भी नहीं है। ठीक है, माई को छोड़ दो, आगे वाला प्लाज्मा भी छोड़ दो, माई प्लाज्मा को छोड़ दो। चार चीजें नहीं है इनके अंदर, क्या क्या नहीं है, डॉक्टर नहीं है और को नहीं है। डी से डीएनए, डीएनए इनके अंदर नहीं है। डीएनए नहीं है मतलब क्या नहीं होगा, आरएनए भी नहीं होगा, है ना। नो डीएनए नो आरएनए। आर से क्या हो जाएगा, सॉरी आरएनए तो होगा, आर से क्या हो जाएगा, राइबोसोम। क्या नहीं है इनके अंदर, और राइबोसोम्स। डीएनए नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है, आरएनए है। सी से क्या हो जाएगा, सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल नहीं है। ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, तो इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ गए, 6 पॉइंट हो गए इसके अंदर, क्या क्या नहीं है। डी डॉक्टर माइकोप्लाज्मा डॉक्टर है, डिजीज करता है, तो दे आर पैथोजेनिक, दे आर स्मॉलेस्ट। डी से डीएनए नहीं है इनके अंदर, आर से राइबोसोम, आर से राइबोसोम है, आरएनए नहीं है। ठीक है, माई को छोड़ दो, सी से सेल वॉल, ओ से ऑक्सीजन, खत्म। चलो अब हम लोग अगला किंगडम पढ़ने वाले हैं, किंगडम मोनेरा हमने पढ़ लिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें और भी दी हुई है बुक में, बट इतना वो जरूरी नहीं है। अब हम जो अगला पढ़ने वाले हैं वो है प्रोटिस्टा। इसको अच्छे से एक बार सुन लो, उसके बाद में दोबारा प्ले करके लिखना अच्छे से एक स्टिकी नोट में, या फिर अभी आप हो सके तो आप थोड़ा थोड़ा स्टिकी नोट में लिखो, रफ स्टिकी नोट में लिखो, जो स्टिकी नोट वेस्ट है ना उसके पीछे वाले साइड पे लिख दो, वेस्ट वाले साइड पे। ठीक है, या फिर आप मेन स्टिकी नोट के ही पीछे लिख दो, फिर उसको काट देना, उसको छोटे छोटे में लिख देना, फिर बाद में उसको फेयर कर देना। ठीक है, तो इसके अंदर निमोनिक है, पहला निमोनिक है। निमोनिक के अंदर ही पूरा हम लोग पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। निमोनिक है सी डी ई एस पी, क्या हो गया, सी डी ई एस पी। पहले मैं पूरा निमोनिक बता देता हूँ, फिर मैं उस निमोनिक के फुल फॉर्म बता दूंगा। ठीक है, निमोनिक सी डी ई एस पी, सी से क्या हो जाएगा, सी के अंदर आ जाएगा एमपीएफ, याद रखना है, क्या याद रखना है, एम पी एफ, एम पी एफ। तो यहाँ पे हो जाएगा एम पी एफ, नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा एम, नहीं आएगा, समझा, एमपीएफ एमपी पीएफ, इजी। यहाँ पे ये दोनों चीज में ये यहाँ पे इनके बारे में नहीं लिखना है, एमपीएफ नहीं लिखना है, सी डी ई एस पी, एमपीएफ एमपीएफ, सॉरी एमपीएफ एमपी पीएफ। तो सी से हो जाएगा, जैसे आप सबको पता ही है, सी से क्राइसोफाइट्स,
डी से डाइनोफ्लैजिलेट्स, ई से यूग्लिनॉइड्स, एस से स्लाइम मोल्ड्स और पी से प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो अब इसमें एमपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? एम से हो जाएगा मरीन, ठीक है, पी से हो जाएगा फोटोसिंथेटिक और एफ से हो जाएगा फ्रेश वाटर। तो ये क्राइसोफाइट्स कहाँ कहाँ रहते हैं? मरीन वाटर में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और फोटोसिंथेटिक भी है। डाइनोफ्लैजिलेट्स का हो जाएगा फ्रेश वाटर में रहते हैं क्या? नहीं रहते, मरीन से एंड फोटोसिंथेटिक, मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ये क्या हो जाएगा एमपीएफ में? पीएफ क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेटिक एंड एफ से फ्रेश वाटर। एमपीएफ एमपी पीएफ, समझ गया? ठीक है, इतना याद हो गया, सिंपल है। ठीक है, इतना याद हो गया है ना? तो अब क्राइसोफाइट्स में बस इतना ही है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में बस इतना ही याद रखना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, गोनियोलेट्स और ये फलाना ढिंकाना, बहुत सारा, उनसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। ठीक है, इसमें इसका एग्जांपल्स आता है डायटम्स और इसका एग्जांपल आता है गोनियोलेट्स। ठीक है, इनके एग्जांपल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी पूछा गया नहीं है। ठीक है, बहुत कम बार पूछा गया, 2019 तक, पिछले 6 साल में पूछा नहीं गया। अब आ जाता है यूग्लिनॉइड्स पे। यूग्लिनॉइड्स पे बार बार पूछा जाता है। इन पे किस पे पूछा जाता है? एमपीएफ पे पूछा जाता है, एमपी पे पूछा जाता है, यहाँ पे भी पीएफ पे पूछा जाता है। अब यूग्लिनॉइड्स में पीएफ तो हमने पढ़ लिया, फोटोसिंथेटिक एंड फ्रेश वाटर। अब और पी से 3 चीजें और है, सॉरी 2 चीजें और है। क्या है? पहला पी से हो जाएगा, इनके अंदर पेलिकल होते हैं। क्या होते हैं? पेलिकल, पेलिकल। सेकंड पी से क्या हो जाएगा? पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट, पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट। ठीक है, पी से 2 चीजें हो गई। तीसरी मैंने क्या बोली? फोटोसिंथेटिक। अब इसमें क्या है? ये देखो बीच में है ना, बीच वाला है। ये क्या है? बीच वाला है। बीच वाला हम जब क्रिकेट खेलते तो हम नहीं रखते, एक बीच वाला रखते हैं, दोगला होता है, मतलब दोनों तरफ से खेलता है ना, जिसको हम लोग दोगला बोल सकते हैं। तो फोटोसिंथेटिक तो है ही है, बट अगर लाइट नहीं हुई तो ये तुरंत हेटेरोट्रॉपिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब याद रहेगा कौन है हेटेरोट्रॉपिक? बीच वाला। दोगला जो है ना, वो क्या है? फोटोसिंथेटिक है, जब लाइट होगी तब फोटोसिंथेसिस करेगा, जब लाइट नहीं होगी तब हेटेरोट्रॉपिक करेगा। मतलब ये दोगला इंसान है। कौन है दोगला? बीच वाला। बीच वाला मतलब अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन था कौन था कौन था, तो तुरंत निमोनिक याद करो, CDESP। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म when light is present it behaves like in photosynthetic, when light is absent it becomes heterotropic। कौन सा वाला है बताओ? कौन सा वाला जो दोगला इंसान है? बीच वाला। बीच वाला निमोनिक लिखा, CDESP। ई मतलब यूग्लिनॉइड्स। तुरंत आपने ऑप्शन में देखा यूग्लिनॉइड्स, मार्क कर दिया। तो दोगला कौन है? यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स क्या है? दोगला। बीच वाला इसलिए क्या है? दोगला। फोटोसिंथेटिक भी है एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक भी है। पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स लिख दिया हमने, फोटोसिंथेटिक एंड पेलिकल लिख दिया अपन ने। व्हाट इज पेलिकल? पेलिकल वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इट इज एन प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन रिच लेयर। अब इन सब के बारे में हो सकता है 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा दियो, बट मोटा मोटी यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा यूग्लिनॉइड्स हो गया हमारा। अब आ जाएगा स्लाइम मोल्ड्स। क्या हो जाएगा? स्लाइम मोल्ड का निमोनिक है स्लाइम। एस से हो जाएगा आपका सेप्रोफाइटिक। दे आर व्हाट? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। अगले पेज पे लिख देता हूँ, स्लाइम। स्लाइम एस से हो जाएगा सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। एस से क्या हो जाएगा? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। और ई से हो जाएगा एंगल ऑर्गेनिक मटेरियल। एंगल ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब स्लाइम मोल्ड क्या करता है? ऑर्गेनिक मटेरियल को खा जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब लीफ, पिग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा एंड एंगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल। दोगला कौन था? याद करो, दोगला कौन था? याद नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, इजी है, निमोनिक लिख दो, CDESP। बीच वाला दोगला है, खत्म बात। ठीक है, उसके बाद में आपको
प्रोटोजोन्स में क्या याद रखना है? प्रोटोजोन्स में बस आपको इतना ही याद रखना है कि मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट। सो प्रोटोजोन में क्या रखना है? मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट मतलब कि एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? प्लाज्मोडियम। ठीक है, पूरा का पूरा किंगडम प्रोटिस्टा एक पेज में खत्म हो गया। पूरा का पूरा किंगडम प्रोटिस्टा एक पेज में, सॉरी एक स्टिकी नोट पे खत्म हो गया है। ठीक है, अब लोग जो हम अगला किंगडम पढ़ने वाले हैं वो है किंगडम फंगाई। अब ये वाला किंगडम हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ेंगे, सीधा नहीं पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर पहला जो निमोनिक हम लोग इसमें याद रखेंगे वो है ए। दो निमोनिक याद रखना है, पहला है एबीसी, पहला एबीसी, दूसरा है फाइकोइस एबीडी, फाइकोइस एबीडी, और पहला निमोनिक हमने क्या याद रखा? एबीसी, एबीसी एंड फाइकोइस एबीडी। इन दोनों चीजों पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, इन दोनों निमोनिक पे। तो पहला निमोनिक क्या हो गया? एबीसी। ए से हो जाएगा अंदर, बी से हो जाएगा बाहर, ए से हो जाएगा अंदर, बी से हो जाएगा बाहर। अंदर मतलब कि एंडोजीनियस, और बाहर मतलब एक्सोजीनियस, है ना? ए से अंदर, बी से बाहर, बाहर मतलब एक्सोजीनियस, ए से अंदर मतलब एंडोजीनियस। तो ए से अंदर, ए तो एंडोजीनियस, तो इसका हो जाएगा ए से ही निमोनिक बनेगा, मतलब ए वाला ही है, एस्कोस्पोर। ठीक है, ए से अंदर, ए से एस्कोस्पोर एंडोजीनियस, बी से बाहर एक्सोजीनियस। तो क्या हो जाएगा? बी से क्या हो जाएगा? बेसिडियोस्पोर। और सी से क्या हो जाएगा? कुनिडियोस्पोर। तो बी और सी के बाहर एक्सोजीनियस और ए से अंदर एंडोजीनियस। हो गया याद? एबीसी किंगडम फंगाई, एबीसी ए से अंदर, बी से बाहर, ए से अंदर एंडोजीनियस, एस्कोस्पोर, बी से बाहर, बी से बाहर बेसिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर। ठीक है, नेक्स्ट निमोनिक है फाइकोइस बैड, फाइकोइस बैड। फाइको से फाइको माइसेटिस, ए से एस्कोमाइसेटिस, बी से बेसिडियो, और डी से ब्यूटेरो। ठीक है, फुल फॉर्म याद रहे तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कौन सा बोर्ड एग्जाम में पूरा आपको थियोरी लिखनी है, बोर्ड एग्जाम में थियोरी लिखनी है तो उसमें याद रखना होता है। हो गया याद? फाइकोइस एबीडी, एबीसी और फाइकोइस एबीडी। अब आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल्स जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन किस पे आता है? जनरली इसी पे आता है। किस पे? जो मैंने अभी पढ़ाया, एबीडी, एबीसी, अंदर बाहर पे। अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो इनके एग्जाम्पल्स पे आएगा ही आएगा। कुछ पर्टिकुलर फीचर दिया होगा, पूछेगा कौन से एग्जाम्पल में मिलेगा, कौन से एग्जाम्पल में नहीं मिलेगा, और या फिर चार एग्जाम्पल दिए होंगे, उसमें से 3 एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर होगा, चौथा होगा ऑड वन आउट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा निमोनिक क्या था? फाइको ए बी डी। हमेशा पहले जब भी एग्जाम में कंफ्यूजन हो ना, याद नहीं आ रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो और आपको याद नहीं आ रहा हो कि अरे यार कौन सा एग्जाम्पल किस में था, तो तुरंत ऐसा एक रफ पेज में क्वेश्चन के बगल में, क्वेश्चन के बाजू में या नीचे जो रफ स्पेस होती है, तुरंत ऐसे 4 लाइन मारो, फाइकोइस एबीडी लिखो और सबसे पहले एग्जाम निमोनिक लिख दो। निमोनिक लिख दो, आपका आंसर, आधा आंसर वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको चीजें याद आ जाएगी, नहीं भी याद आ रही होगी ना, आप जैसे ही लिखना स्टार्ट करोगे आपको चीजें याद आ जाएंगी। लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रफ का स्पेस इसीलिए दिया हुआ है कि आप जैसे ही लिखना स्टार्ट करोगे आपकी चीजें याद आएगा। अगर आप सोचते ही बैठोगे तो आपको याद नहीं आएगा, बट जैसे ही आप पेन लेके आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, आपको चीजें अपने आप याद। जैसे अब हम जब ऐसे लिखते हैं एग्जाम में तो हमें उसमें फेंकना होता है, तो पहले तो हमें याद नहीं आता, अरे यार क्या लिखेंगे इस ऐसे में, बट जब हम लिखने बैठते, जो हमें ऐसे नहीं आता है उस ऐसे पे हम 5-5 पेज लिख देते हैं, बट जो आता होता है, जो रट के गए होते हैं, उस पर हम नहीं लिख पाते। तो इसका पहला एग्जाम्पल, इसका निमोनिक हो जाएगा अलार्म, ALARM। ठीक है, नीचे में पूरा निमोनिक लिख देता हूँ, अलार्म। ठीक है, पहले आपको ये हो सके तो इसके ना 2 स्टिकी नोट बनाना, एक सिर्फ निमोनिक का बनाना और दूसरा बनाना निमोनिक विद फुल फॉर्म। तो क्या जब भी रिवाइज कर रहे होगे तो पहले निमोनिक रिकॉल करो और फिर उसी निमोनिक में
ALA के सामने कौन सा एग्जाम्पल है वो याद करने की कोशिश करो, या पेंसिल से लिखनी, पेंसिल से मतलब याद करने की कोशिश करो, और फिर दूसरे स्टिकी नोट से कंपेयर करो, उसी के नीचे छुपा दो स्टिकी नोट को, तो दूसरे स्टिकी नोट से कंपेयर करो कि सही मैंने रिकॉल किया या नहीं किया। ठीक है, दूसरा हो जाएगा एस्को में हो जाएगा ए कैन म्यूट PYQs, ए कैन म्यूट PYQs, फुल फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ, ACANMUTE PYQs। ठीक है, ये सारे एग्जांपल याद रखना बहुत जरूरी है। इस वाले स्टिकी नोट से तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, पक्के से आएगा। बी में हो जाएगा पगलू, बी में क्या हो जाएगा, पगलू, बी में क्या हो जाएगा, पगलू, और यहाँ पे हो जाएगा एक्ट। बट यहाँ पे क्या याद रखना, निमोनिक में एक चीज और याद रखनी है, ट्राई और टेर, ट्राई और टेर, लास्ट वाले में क्या याद रखना है, ट्राई और टेर। ब्लैक में जितना भी लिखा है मैंने वो सब कुछ निमोनिक लिखा है, अब इसके अंदर मैं सब कुछ ग्रीन के अंदर में फुल फॉर्म लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले AL में क्या हो जाएगा, AL, तो ALBUGO, AL, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी A 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 है, तो ये 4 A में कंफ्यूजन होगा हमेशा आपको, क्योंकि एक ऑड वन आउट में क्या करेंगे, 3 तो इसके दे दिए, सपोज AC और N दे दिया, यहाँ पर भी A है, AC और MU दे दिया, और चौथा ऑप्शन जो होगा वो ये वाला A होगा, या ये वाला A होगा, या ये वाला A होगा, ताकि A में बच्चों कंफ्यूजन हो। तो मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे AL है, इसके नाम में AL है। ठीक है, निमोनिक में जब अलार्म बनाया तो अलार्म में AL हो गया, मतलब एल्ब्यूगो में AL हो गया। ठीक है, पहले चारों A वाले कर देते तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एस्परजिलस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्परजिलस। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, एस्कोमाइसेटिस, तो एस्कोमाइसेटिस में हर वर्ड में क्या होगा, एस होगा, हर एग्जाम्पल में एस होगा। ठीक है, हर एग्जाम्पल में एस होगा, कहीं पे भी कोई भी एग्जाम्पल में अगर एस आ रहा है एग्जाम्पल में, तो वो एस्कोमाइसेटिस के अंदर बिलोंग करेगा, मतलब कि जैसे यहाँ पे एस आ गया है ना, 2 एस आ गए। ये वाला ए में आएगा अल्कलॉइड्स, बट ये अल्कलॉइड्स या फिर LSD, ये हो जाएगा क्लेविसेप्स। अब ये क्लेविसेप्स है ना, दिस आर अल्कलॉइड्स और LSD। ठीक है, तो ये वाला जो ए है ना, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप ये वाला ए को हटा भी सकते हो, तो निमोनिक क्या हो जाएगा, कैन म्यूट PYQ। तो ये वाला जो ए है ना, ये क्या है, अल्कलॉइड्स है, क्लेविसेप्स के अंदर अल्कलॉइड्स और LSD आएंगे, तो ये वाला जो ए था वो क्या था, अल्कलॉइड्स को बिलोंग करता है। ठीक, ये वाला ए क्या है, अगैरिकस, ये वाला ए क्या हो गया, AG, अगैरिकस। ठीक है, ये वाला ए में क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया नाम में क्या आ गया, टेर आ गया, यहाँ पे AG आ गया, यहाँ पे AS आ गया, और यहाँ पे AL आ गया। चारों ए का कंफ्यूजन खत्म हो गया है ना। अलार्म में फाइको में अलार्म अलार्म हो गया, अलार्म में एल्ब्यूगो हो गया, एस्कोमाइसिटिस में कैन म्यूट PYQs हो गया, सबसे पहले ए कैन म्यूट PYQs हो गया, तो यहाँ पे सब सब में क्या मिलेगा आपको, एस मिलेगा, तो यहाँ पे अल्कलॉइड्स में भी एस हो गया और एस्परजिलस में भी एस हो गया। ठीक है, पगलू में AG मतलब अगैरिकस हो गया, और ऑल्टर डी में ए मतलब ए में टेर या फिर ट्राई आएगा तो ऑल्टरनेरिया हो गया। यहाँ से आर में हो जाए, अब ये सारे फुल फॉर्म आपको अगले निमोनिक अगले स्टिकी नोट में लिखना है। ठीक, आर से हो जाएगा राइजोपस, एम से हो जाएगा म्यूकोर, कोविड के टाइम पे सुना था ना म्यूकोर माइकोसिस हो रहा है, तो ये वही म्यूकोर माइकोसिस वाला म्यूकोर है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला फुल फॉर्म खत्म करते हैं, एन से हो जाएगा न्यूरोस्पोरा,
एम से हो जाएगा मोरेल्स, ई से हो जाएगा ट्रफेल्स, पी से हो जाएगा पेनिसिलियम, वाई से हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, उसके बाद में आएगा बेसिडियोमाइक एसिड, इसमें हमने क्या बनाया था, पगलू, तो पी से हो जाएगा पक्सीनिया, ए जी से अकेरिकस हो गया है, एल से कुछ नहीं है, यू से उस्टा लिगो है, यू से क्या हो गया, उस्टा लिगो। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ए से ऑल्टरनेरिया हो गया, सी से हो जाएगा कोलियोट्राइकम, और टी से हो जाएगा ट्राइकोडर्म, टी से क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्म। यहाँ पे ट्राई आ गया, यहाँ पे कोलियोट्राइकम आ गया, यहाँ पे टेर आ गया, ट्राई ट्राई टेर। ठीक है, हो गई याद, अल्ब्यूगो, एस्परजिलस, अगेरिकस, ऑल्टरनेरिया, सारे एग्जांपल्स फुल वन वर्ड से सारे एग्जांपल्स भी याद हो गए। ठीक है, तो ठीक है, सारे एग्जांपल क्लियर हो गए। अब इसमें अब बहुत सारा लिखना भी है, अब मैं क्या करूं कैसे लिखूं, चलो ठीक है, और नया नया पेज लेते, नए पेज में मैं हर एक के बारे में लिखते जा रहा हूँ, आपको शॉर्ट में, मतलब आपको आपके स्टिकी नोट में ही उन सबके नीचे लिखना है। ठीक है, मैंने आपको ना पहले से स्टिकी नोट, मतलब आप रफ में बना रहे हो आई थिंक, अब आपको फेयर करना है ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले था, हमने पढ़ा था, मैं रैंडम एग्जांपल्स पढ़ाते जा रहा हूँ, आपको याद रखना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो को याद रखना है, कैसे याद रखोगे, गो मस्टर्ड गो, एल्ब्यूगो गो मस्टर्ड गो, तो ये क्या हो जाएगा, मस्टर्ड फंगाई, क्या हो जाएगा ये, मस्टर्ड फंगाई, एल्ब्यूगो गो मस्टर्ड गो, एल्ब्यूगो गो मस्टर्ड गो, एल्ब्यूगो गो मस्टर्ड गो मस्टर्ड गो मतलब मस्टर्ड फंगाई। दूसरा था मोरेल्स ट्रफल्स, हम लोग केक खाते ना, ट्रफल लेयर, ट्रिपल लेयर, ट्रफल्स एंड मोरेल्स का केक आता है, अगर आपने खाया होगा तो ये क्या है, एडिबल है, दिस आर एडिबल एंड डिलीशियस। थर्ड, उस्टिलागो, उस्टिलागो हमने पढ़ा था ना, यू से, पगलू में यू में था उस्टिलागो, तो इसके अंदर एस, एस से हो जाएगा स्मट, एस से क्या हो जाएगा, स्मट, उस्टिलागो स्मट, उस्टिलागो स्मट। ठीक है, जब आपने ये ऐसे इसको ऐसे लिख के रखा है ना एक स्टिकी नोट पे, और आपने इसको 3-4 बार जब देख रखा है ना एग्जाम के पहले, अगर आपने 10-12 बार इस निमोनिक को देख के रखा है, तो आपको एग्जाम में स्मट याद नहीं आएगा, लेकिन आपको ये जरूर याद आएगा कि उस्टिलिगो का दूसरा नाम एस से स्टार्ट होता है, और आपको ऑप्शन देखते ही आपको वो एलिमिनेट कर लोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट था पक्सीनिया, पक्सीनिया इज, पक्सीनिया इज व्हीट रस्ट, व्हीट रस्ट। फिफ्थ इज अगेरिकस, फिफ्थ इज अगेरिकस, अगेरिकस हो जाएगा मशरूम, अगेरिकस हो जाएगा मशरूम। ठीक है, सिक्स हो जाएगा राइजोपस, राइजोपस इज ब्रेस्ट मोल्ड, ब्रेस्ट मोल्ड। ये आर है, आर को ऐसे कंप्लीट किया तो बी बन जाता है। ठीक है, तो ये आर है, आर को कंप्लीट किया तो बी बन जाता है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, आर का कंप्लीट किया तो क्या बन जाता है, बी, तो राइजोपस इज ब्रेस्ट मोल्ड। ठीक है, तो हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो मतलब सबसे पहले हम फाइको में लेते, फाइको में निमोनिक क्या था, अलार्म, अलार्म में एल से एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो का हमने क्या पढ़ा था, गो मस्टर्ड गो, फिर आर से राइजोपस, राइजोपस, राइजोपस का आर को कंप्लीट करेंगे तो बी, बी ब्रेस्ट मोल्ड, एम से म्यूकोर, म्यूकोर कोविड में होता था, एस्कोमाइसेटिस में था कैन म्यूट पीवाईक्यूज, कैन म्यूट पीवाईक्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले था, ए को छोड़ दो, सी से था क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स में हमने पढ़ा था दिस आर एल्कोलॉइड्स और एलएसडी। सेकेंड हमने पढ़ा था एस्परजिलस,
Aspergillus produces citric acid. Citric acid. Third is neurospora. Neurospora. Neuro something related to brain. Brain मतलब कि जेनेटिक्स है ना, जिसका जेनेटिक्स अच्छा है उसका ब्रेन अच्छा है, जिसका जेनेटिक्स खराब है उसका ब्रेन खराब है। तो जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल स्टडी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल स्टडी। फोर्थ आ जाएगा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में आपको याद रखना एंटीबायोटिक एंड मल्टीसेल्यूलर। और फिफ्थ था ईस्ट। ईस्ट के बारे में आपको 3 पॉइंट याद रखना है। पहला क्या याद रखना है? यूनिसेल्यूलर, ब्रेड, दारू। दारू मतलब इथेनॉल, ठीक है। यूनिसेल्यूलर, ब्रेड एंड दारू। और इसको हम लोग बोलते हैं सैक्रोमाइसिस। ये वाला पेज में, ये वाले स्लाइड में जो मैंने लिखा है, ये सारी चीजें आपको रटनी है, याद रखनी है, इसमें कोई निमोनिक नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग, पहले हमने जो वो चार्ट बनाया था, इस वाले को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अलार्म, अलार्म में ए ले अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो गो मस्टर्ड गो। राइजोपस, राइजोपस आर लुक्स लाइक बी ब्रेस्ट मोल्ड, ठीक है। अलार्म में ए ले हो गया अपना, आर हो गया राइजोपस, ब्रेस्ट मोल्ड, एम से म्यूकोर, ठीक है। ये वाला निमोनिक खत्म हो गया, याद हो गया ना सबको, रट लिया, ठीक है। यहाँ पे था पगलू, पी से पक्सीनिया, पक्सीनिया में पी से कुछ भी याद रखना, ए जी से अगेरिकस, ए जी से अगेरिकस। पक्सीना में हमने क्या याद रखा था? वीट रस्ट, वीट रस्ट। अगेरिकस में हमने क्या याद रखा था? मशरूम। अगेरिकस में क्या याद रखा था हमने? मशरूम। तो ए हो गया, जी हो गया, एल से कुछ भी नहीं है। उस्टिलागो में मैंने बताया था, उस्टिलागो लिखोगे तो आपसे आपको एस से याद आ जाएगा क्या? स्मट, यू खत्म हो गया। इन तीनों में कोई निमोनिक नहीं है। ए से ऑल्टरनेरिया, सी से टे ट्राई ट्राई, खत्म। एक्ट याद रखना, एक्ट विथ टे ट्राई और ट्राई, तो ये एक्ट खत्म हो गया, ये वाला निमोनिक भी खत्म हो गया अपना। ये वाला निमोनिक सबसे पहले सी, सी से क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स में निमोन पहले आता था ए से अल्कलॉइड्स एंड एलएसडी, तो ए वाला ए खत्म हो गया, सी खत्म हो गया। एस्परजिलस, एस्परजिलस में क्या था? सिट्रिक एसिड, है ना। एन से न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा मतलब ब्रेन, ब्रेन मतलब की जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल स्टडीज, एन से न्यूरोस्पोरा। म्यू से म्यूरल्स जो हम लोग ईट करते हैं, टी से ट्रफल्स, म्यूरल्स एंड ट्रफल्स के केक आते हैं जो हम लोग खाते हैं, विच आर डिलीशियस। पी से पेनिसिलियम, पेनिसिलियम इज एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं, है ना, एंटीबायोटिक एंड मल्टीसेल्यूलर। तो वाई से ईस्ट था, ईस्ट मतलब यूनिसेल्यूलर, इथेनॉल, ब्रेड, सेक्रोमाइसिस, ठीक है, खत्म। और हमने क्या पढ़ा था? एबीसी पढ़ा था सबसे पहले हमने, ए बी सी, अंदर बाहर, अंदर एस्कोमाइसिटिस, बी से बेसिडियोस्पोर एंड सी से कोनिडियोस्पोर, ठीक है। तो ये एबीसी यहाँ पर भी आ जाएगा। कोनिडियोस्पोर किस में मिलेगा? डी में मिलेगा। बेसिडियोस्पोर किस में मिलेगा? बी में मिलेगा। और एस्कोस्पोर कहाँ मिलेगा? ए में मिलेगा। ए बी। चलो अब फंगाई के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ रैंडम पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहला वाला है फंगाई का एसोसिएशन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो फंगाई आर एसोसिएटेड विद 4 टाइप्स ऑफ थिंग्स। सबसे पहले इफ इट इज एसोसिएटेड विद डेड, डेड मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इफ इट इज एसोसिएटेड विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम लोग बोलेंगे सैप्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स किसके साथ रहते हैं? सैप्रो ऑर्गेनिक मैटर या फिर डेड मैटर, ठीक है। सेकेंड, इफ दे आर फंगाई आर एसोसिएटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला तो हो गया डेड, तो उसको हम लोग बोलेंगे सैप्रोफाइटिक। दूसरा, इफ दे आर एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। थर्ड, इफ दे आर एसोसिएटेड विद एल्गे, यू नो एल्गे, एल्गे प्लांटे वाला एल्गे, है ना, इफ दे किंगडम प्लांटा में एल्गे आता है, तो उनको हम लोग बोलेंगे लाइकेंस। क्या बोलेंगे हम लोग उनको? लाइकेंस। एंड फोर्थ is if they are associated with roots of higher plant,
इफ दे आर एसोसिएटेड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइकोराइजा। सिम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। और ये इन दोनों चीज को हम लोग बोलेंगे सिम्बायोन। इन दोनों चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्बायोन्स। ठीक है, समझ गया। एल्गे, फंगाई एसोसिएटेड विद एल्गे, लाइकेंस। फंगाई एसोसिएटेड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, माइकोराइजा। एंड लाइकेंस और माइकोराइजा दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोन्स। पैरासाइट, सेप्रोफाइट्स, लाइकेंस, माइकोराइजा, सिम्बायोन। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है किंगडम फंगाई है ना। अब इसके अंदर 4 डिविजन्स हैं। क्या है, कितने डिविजन्स हैं, 4 डिविजन्स है। 4 डिविजन्स कौन कौन से हैं, फाइको, इस, ए बी टी। फाइको, इस, ए बी डी, ऐसे 4 डिवीजन, एक किंगडम के 4 डिवीजन। तो ये 4 डिवीजन के क्या क्या फीचर्स है, कौन से बेसिस पे हमने इनको 4 चीजों में डिवाइड किया, बताओ। 3 चीजों में हमने इसको 4 चीजों में डिवाइड किया, एम एस एफ, एम एस एफ, एम एस एफ। और हमें ये 3 चीजें ही याद रखनी है। पहला एम से हो जाएगा माइसेलियम, पहला एम से हो जाएगा माइसेलियम। दूसरा एस से हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। और तीसरा एफ से हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज, एम एस एफ। इन 3 चीजों के बेसिस पे हमने इनको 4 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ, माइसेलियम, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज। जनरली जो माइसेलियम है, तो चलो ये जो चारों डिवीजन है ना, इन 3 कैटेगरीज, इन 3 फीचर्स के बेसिस पे हमने इन 4 डिवीजन को किया हुआ है। तो माइसेलियम में 2 ऑप्शन है हमारे पास, माइसेलियम में 2 ऑप्शन है, स्पोर में 2 ऑप्शन है, फ्रूटिंग बॉडीज में 2 ऑप्शन है। फ्रूटिंग बॉडीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रूटिंग बॉडीज में क्या ऑप्शन है, फ्रूटिंग बॉडीज में जो स्पोर्स बनेंगे या तो वो एक्सोजीनियस होंगे या तो वो एंडोजीनियस होंगे। ठीक है, पहला सबको याद हो गया, एक्सोजीनियस या फिर एंडोजीनियस, इसमें निमोनिक था एबीसी। दूसरा आ जाएगा माइसेलियम। माइसेलियम में 2 टाइप के हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, असेप्टेड या फिर सेप्टेड, अनब्रांच्ड या फिर ब्रांच। ठीक है, असेप्टेड, अनब्रांच्ड, सेप्टेड, ब्रांच। स्पोर फॉर्मेशन में 2 हो जाएगा, या तो स्पोर फॉर्मेशन प्रेजेंट है या स्पोर फॉर्मेशन एब्सेंट है। ठीक है, तो अब हम इन 3 फीचर को लेकर चारों डिवीजन के चारों डिवीजन को हम लोग समझेंगे कि चारों डिवीजन कैसे है। तो यहाँ पे तो हम फीचर्स लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा फाइको, ए बी डी। सबसे पहला था माइसेलियम, सबसे पहला था माइसेलियम। तो माइसेलियम में यहाँ पे आएगा असेप्टेड सिनोसाइटिक। असेप्टेड मतलब कि बस ऐसे सीधा सीधा रहेगा। तो हमने क्या लिखा, असेप्टेड सिनोसाइटिक एंड ब्रांच, सॉरी अनब्रांच्ड। अनब्रांच लिखने की जरूरत नहीं। अब माइसिलियम का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप। माइसिलियम का मतलब ही होता है ग्रुप, सिंगल में कभी नहीं रहेगा, वो हमेशा ग्रुप में रहेंगे। अब ग्रुप में इनके पास क्या फीचर, या तो असेप्टेड होगा या फिर सिनोसाइटिक होगा। मतलब इसके अंदर ये दोनों होगा, असेप्टेड भी होगा, सिनोसाइटिक। असेप्टेड मतलब कि कुछ भी सेप्टा नहीं होगा, और सिनोसाइटिक मतलब कि मल्टी न्यूक्लियर होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, और ये हमेशा ग्रुप में रहेंगे। ग्रुप मतलब क्योंकि ये माइसिलियम है इसलिए हमेशा ग्रुप में रहेंगे, है ना। असेप्टेड सिनोसाइटिक, तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ब्रांच्ड एंड सेप्टेड मतलब कि ये ऐसे रहेंगे। ये ब्रांच हो गए, 3 ब्रांच निकली और मल्टीपल सेप्टास प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये ब्रांच है, 2 ब्रांच है इसकी, और ये सेप्टास है। यहाँ पे भी ये ब्रांच है और ये मल्टीपल इसके सेप्टास है।
ठीक है, समझ गया पहला माइसेलियम के बेसिस पे डिवीजन। हाँ, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा। तो इसके अंदर जनरली मतलब स्पोर मतलब कि असेक्सुअल, स्पोर मतलब कि असेक्सुअल। तो जनरली यहाँ पे स्पोर था एब्सेंट, यहाँ पे बी में इज एब्सेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने जो अलग फीचर पढ़ा था वो हमने इसमें पढ़ा था, बाकी तीनों में सेम था। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे अलग है, बाकी तीनों में सेम है। अब इसके अंदर दो टाइप के स्पोर्स होंगे, इसके अंदर दो टाइप के स्पोर्स होंगे। पहले होंगे मोटाइल और दूसरे होंगे नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल को मोटाइल वाले जो होंगे वो ऐसे शेप में होंगे डी, और जो नॉन मोटाइल वाले होंगे उसको हम लोग बोलेंगे अप्लेनोस्पोर, APLANO स्पोर, अप्लेनोस्पोर। गोल गोल होंगे। ठीक है, ये गोल होंगे और ये डी शेप्ड होंगे। ठीक है, इसके अंदर के जो असेक्सुअल स्पोर होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट असेक्सुअल स्पोर नॉट सेक्सुअल स्पोर। तो ए के अंदर जो असेक्सुअल स्पोर है दे आर कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर हमने पढ़ा था ना, ए बी सी, सी में सी क्या था, बी से बाहर था, तो कोनिडियोस्पोर आर एक्सोजीनियस, कोनिडियोस्पोर आर एक्सोजीनियस, है ना। हमने पढ़ा था ए बी सी, बी से बाहर, तो बी सी से कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर आर एक्सोजीनियस। ठीक है, अब इसके अंदर लास्ट बचा डी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया रहता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल ही होता है, और सॉरी ओनली असेक्सुअल, सेक्सुअल होता ही नहीं है। किसमें, डी में। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, मैफ याद करो, MAF माइसेलियम पढ़ लिया हमने, सॉरी MSF याद करो, M से माइसेलियम पढ़ लिया हमने, S से स्पोर पढ़ लिया हमने, और तीसरा हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज, तो फ्रूटिंग बॉडीज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सेक्सुअल को। इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग, सेक्सुअल को। ठीक है, तो इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज रहेगी, बट इसमें रहेगी, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो जानना। यहाँ पे जो रहेगी फ्रूटिंग बॉडीज उसको हम लोग बोलेंगे एस्कोस्कार, और इनसे जो स्पोर बनेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एस्कोस्पोर्स। अब बताओ एस्कोस्पोर्स एक्सोजीनियस की एंडोजीनियस, मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद को यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। और यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी उसको हम लोग बोलेंगे बेसिडियो कार्प्स, और उससे जो स्पोर बनेंगे उसको हम लोग बोलेंगे बेसिडियो स्पोर। अब बेसिडियो स्पोर एक्सोजीनियस की एंडोजीनियस मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज एब्सेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट एक्सेप्शनल है, समझ गए। मतलब ए के अंदर तीनों पॉइंट प्रेजेंट है, बाकी तीनों में क्या एक एक एब्सेंट है। किसके अंदर क्या एब्सेंट है वो आपको समझ गया, मतलब किसके अंदर क्या डिफरेंट है वो आपको समझ गया। यहाँ पे जो असेक्सुअल होता है ना वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। किससे होता है, इसका एब्सेंट का मतलब ये नहीं कि असेक्सुअल एब्सेंट है, असेक्सुअल तो प्रेजेंट है बट फ्रेगमेंटेशन से होता है, असेक्सुअल में स्पोर्स नहीं बनते। अब इसके अंदर अब हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है। क्या होता है, ये दो सेल है, इसका न्यूक्लियस ये N है, ये भी एक सेल है, इसका न्यूक्लियस N है। तो पहले क्या होता है, इनके बीच में ये एक सिंगल सेल बन जाएगा, बट इसका न्यूक्लियस अपने एंड पे प्रेजेंट रहेगा, इसका न्यूक्लियस अपने एंड में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सपोज इसका साइटोप्लाज्म जो है वो ब्लू कलर का है, इसका साइटोप्लाज्म ग्रीन कलर का है। तो जब ये मिक्स हो जाएंगे ना तब ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। ये मैक्सिमम इतना वाला एरिया ग्रीन रहेगा, इतना एरिया रेड रहेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लू आएगा और यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रीन आएगा। ठीक है, बट दोनों के न्यूक्लियस क्या है अभी, अलग अलग है। इसका यहाँ पे N है, इसका यहाँ पे N है ना। बट तो इस वाले स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, व्हाट इज प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी इज फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मोगैमी इज फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म ऑफ द गैमेट्स आर फ्यूज, इसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। कुछ कुछ दिनों बाद क्या होगा कि दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, इसको हम ये हो जाएगा बड़ा न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलेंगे 2N। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, 2N। तो इसको हम लोग बोलेंगे कैरियोगैमी। क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्मा मतलब हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो सेल बना है इसको हम लोग बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड सेल।
इस डिप्लॉयड सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा इसके अंदर? मियोसिस। और इससे क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? मल्टीपल हैप्लॉइड स्पोर्स। यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस। ये क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, समझ गया? तो इसको डिप्लॉयड सेल या इसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डिप्लॉयड सेल या फिर जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। अब हमने 5 किंगडम तो पढ़ ली है। अब हमने 5 किंगडम तो पढ़ लिया, बट कुछ चीजें ऐसे जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो इनको पांचों किंगडम में ही जगह नहीं मिली है, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, एक ही साइंटिस्ट के बारे में, 4 साइंटिस्ट थे इस चैप्टर में, बट हमें एक ही साइंटिस्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, वो है डब्ल्यू.एम. स्टैनली। डब्ल्यू.एम. स्टैनली। डब्ल्यू.एम. स्टैनली ने 1935 में क्या बोला था कि ये जो होता है ना, इसके अंदर ये अंदर वाला पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल। इट कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए। It can be either DNA or RNA, and it is infectious. It is infectious, and the covering is protein coat. Protein coat. किसने बोला था ये? डब्ल्यू.एम. स्टैनली ने। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया? इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला गया था? वायरस। इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला गया था? वायरस। तो अब अगर हम वायरस का स्ट्रक्चर बनाए तो वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना? तो ये वाला पार्ट, ये तो वायरस हो गया, बट अगर हमने सिर्फ इसका इतना सा पार्ट निकाला, इसको हम लोग बोलेंगे ओनली फ्री आरएनए। ओनली फ्री आरएनए विच इज, अब इसका वेट कम होगा कि ज्यादा होगा? आधा कर दिया ना, आधा मतलब अंदर का पार्ट निकाल दिया, बाहर का फेंक दिया, तो अब इसका वेट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। तो ये होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है ये? लो मॉलिक्यूलर। एलएमडब्ल्यू इज लो मॉलिक्यूलर वेट। इसके अंदर क्या है? ओनली फ्री आरएनए। ये मैंने बाहर की कवरिंग गलत बना दी। इसके अंदर क्या है? ओनली फ्री आरएनए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओनली फ्री आरएनए। अब वायरस का इन्फेक्शियस पार्ट क्या था? डीएनए था, जेनेटिक मटेरियल था, इधर आरएनए और डीएनए। अब हमने सिर्फ डीएनए निकाल के उससे बीमारी कराई, तो वो वायरस का ही छोटा भाई हो गया ना, वायरस की ही प्रजाति हो गई वो, वायरस से अलग थोड़ी है ना? वायरस से अलग थोड़ी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स क्या हो गया? वायरॉइड्स आर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। वायरॉइड्स आर वारिश है किसके? वायरस के, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस इज वायरॉइड्स। इट वाज डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर। टी.ओ. डाइनर। ठीक है, ये इनका वेट वायरस से कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। वायरस से छोटे होंगे, बड़े होंगे? छोटे होंगे, स्मॉल देन वायरस। ये एक बीमारी करते हैं। कौन सी बीमारी करते हैं? सोचो, वायरस है, वायरस से वायरॉइड्स बने। वायरॉइड्स मतलब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है ना? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल बड़ा भाई भी पागल था, ये भी पागल है, ट्रॉमा है, दोनों को। उसको ट्रॉमा होगा क्या? क्योंकि मेरे को बड़े भाई के मेरे को सारे जीन्स मिल गए, तो इसको ट्रॉमा होगा कि यार वो तो निकम्मा था, मेरे को भी उसके जीन्स मिल गए। तो अब इसको क्या होगा? उस चीज की वजह से पीटीएसडी होगा। क्या होगा? पीटीएसडी। हम लोग पढ़ते हैं ना पीटीएसडी, सुना होगा, इंस्टाग्राम पे रील पे देखा होगा, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, है ना? ट्रॉमा के बाद स्ट्रेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा के बाद क्या होता है? स्ट्रेस होता है। ट्रॉमा तो ठीक हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है, बट वो स्ट्रेस में रहता है बहुत सालों तक, महीनों तक। ब्रेकअप हो गया तो वो स्ट्रेस में रहता है, यार गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, गर्लफ्रेंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो सेम, जेनेटिक मटेरियल इसने अपना पीछे छोड़ दिया, उसको हम लोग वायरॉइड्स बोलते हैं। तो वायरॉइड्स कौन सी बीमारी करता है? पीटीएसडी। पीटीएसडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नहीं होगा, यहाँ पे होगा पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया है, ये है पीएसटीडी, मतलब कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, बट मैंने लिखा है पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज। क्यों? ताकि आपको याद रहे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, बट नाम क्या आएगा? पोटैटो
उसके बाद स्पिंडल, उसके बाद ट्यूबर, उसके बाद डिजीज। ठीक है, अब हमने इसका कौन सा वाला पार्ट बाहर छूट गया, कवरिंग बाहर छूट गई। इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन कोट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्रोटीन कोट। इट इज एन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे प्रायोन्स। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, प्रायोन्स। ठीक है, अब ये दो डिजीज करता है। पहला डिजीज जो करता है ये है सीजेडी, पहला डिजीज क्या करता है ये, सीजेडी। दूसरा करता है ये मैगडी, सीजेडी मैगडी, सीजेडी मैगडी, सीजेडी मैगडी, सीजेडी मैगडी। याद करो ऐसे, प्रायोन्स, प्रायोन, प्रायोन्स क्या करता है, सीजेडी मैगडी, सीजेडी मैगडी, सीजेडी मैगडी। सीजेडी में क्या हो जाएगा, क्रूट्सफील्ड जैकब डिजीज इन ह्यूमन। फुल फॉर्म क्या है इसका, क्रूट्सफील्ड या फिर सीआर जैकब डिजीज। ठीक है, सीआर जैकब डिजीज, इट्स एन न्यूरोलॉजिकल डिजीज, इट्स एन न्यूरोलॉजिकल डिजीज, इट्स एन न्यूरोलॉजिकल डिजीज। और दूसरा क्या हो गया, मैगडी, मैगडी, मैगडी इज मैड काउ डिजीज, मैगडी इज मैड काउ डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैगडी कॉज्ड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैगडी बॉम्बे में बहुत कॉमन है ना, बॉम्बे में सबसे ज्यादा मैगडी है, इसलिए मैगडी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैगडी मैड काउ डिजीज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फुल फॉर्म हो जाएगा बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनकेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनकेफेलोपैथी। मैड काउ डिजीज, सीआर जैकब डिजीज, ह्यूमन न्यूरोलॉजिकल डिजीज, मैड काउ डिजीज, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनकेफेलोपैथी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कोई क्लीन एरिया है, क्लीन एरिया है, क्लीन एरिया, क्लीन एरिया मतलब वहां पे पॉल्यूशन होगा क्या, नहीं होगा, नो पॉल्यूशन। तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, वहां पे क्या नहीं है, क्लीन एरिया, नो पॉल्यूशन, नो सल्फर डाइऑक्साइड। अब वहां पे आ गया सपोज लाइकेंस। अब लाइकेंस के पास दो पॉसिबिलिटी है। सपोज अगर इसके साथ ग्रो हो गए मॉसेस, क्या ग्रो हो गए, मॉसेस। मॉसेस इज बिलोंग्स टू किंगडम, किंगडम, किंगडम प्लांटे, बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में ग्रो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉलोनाइज rocks and forms dense mat on the soil, dense mat on soil। और लाइकेंस क्या करेंगे, लाइकेंस मतलब लाइकेंस के बाद और क्या पॉसिबिलिटी है, इट फॉर्म्स एन सिम्बायोंट, इट फॉर्म्स एन सिम्बायोंट इधर विद एल्गे और फंगाई। ठीक है, मतलब एल्गे प्लस फंगाई का कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइकेंस। एल्गे प्लस फंगाई के कनेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, लाइकेंस। लाइकेंस इज फाउंड विथ मोजेस colonizes rocks dense mat on the soil। बट लाइकेंस जो है वो पोल्यूशन इंडिकेटर है, मतलब अगर लाइकेंस ग्रो हो रहा है इसका मतलब पोल्यूशन नहीं है, और अगर वहां पे लाइकेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे या तो पोल्यूशन हो सकता है या फिर लाइकेंस अब तक ग्रो ही नहीं हुआ है। बट अगर लाइकेंस है तो इसका मतलब शॉर्ट है कि पोल्यूशन नहीं है। लाइकेंस आर एन कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे प्लस फंगाई। एल्गे को हम लोग बोलेंगे फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट। पी फॉर फाइको, पी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब कि फूड। फंगाई, फंगाई को बोलेंगे हम लोग माइकोबायोन्ट। क्या बोलेंगे, माइकोबायोन्ट। फंगाई को हम लोग बोलेंगे माइकोबायोन्ट। एम फॉर माइकोबायोन्ट, एम फॉर मिनरल्स, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा ये। ठीक है, इसको दिस इज हेटेरोट्रॉपिक, दिस इज हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, समझ गया। क्लीन एरिया, नो पोल्यूशन है तो वहां पे लाइकेंस ग्रो करेंगे। ठीक है, अगर लाइकेंस ग्रो हो रहे इट्स एन इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, कि वो वहां पे पोल्यूशन नहीं है। अगर वहां पे ब्लूम कुछ चमक रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे, विच इज एन इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर, याद करो, साइनोबैक्टीरिया फुल फॉर्म। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर होगा हमारा किंगडम प्लांट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद किंगडम प्लांट है। उससे पहले ये वाला डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, इसको आरएनए बोलेंगे, इसको कैप्सिड बोलेंगे। हमने पढ़ा था ना, अगर हम लोग सिर्फ इतना ही पार्ट अगर इसका बाहर घूमेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायरोइन,
वायरॉइड्स, और इतना पार्ट जो बाहर घूमेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रायोन्स। ये क्या है? इसका नाम बी से स्टार्ट होता है, बताओ क्या है इसका नाम? बी से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, बीच में फेजेस आता है। इसकी लेवलिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। दिस इज हेड, दिस इज कॉलर, दिस इज शीट एंड दिस आर द टेल फाइबर्स। इसका पूरा नाम बुक से रीड करो, या फिर अगर याद नहीं है तो बुक से रीड करो एक्चुअली, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।